तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग अपना नया चैप्टर। नए चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, है ना, मतलब सूक्ष्म जीव, एक मित्र और एक शत्रु बच्चों। ठीक है, तो इसके नाम से समझ में आता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मित्र की तरह भी व्यवहार करते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और वो हमारे शत्रु फो भी होते हैं बच्चों, दुश्मन भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कुछ हमारे सूक्ष्म जीव है, वो क्या करते हैं बच्चों, वो कुछ तो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब कौन से सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, कैसे नुकसान होता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या बोला, ध्यान से देखो। सबसे पहले माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टाइनी ऑर्गेनिज्म which are so small that we cannot see them with an unaided eye। कहने का मतलब यह है कि जो सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत ही छोटे जीव होते हैं। ठीक है, उनको हम हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उनको हम लोग कैसे देखते हैं, उसके लिए हमको जो है माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लैब के अंदर जो माइक्रोस्कोप होते हैं, उसकी मदद से ही हम उसको देख सकते हैं। हम नॉर्मल आंखों से उसको नहीं देख पाते, इतने छोटे होते हैं वो। ठीक है, some microorganism can be seen with the help of magnifying glass such as fungus ग्रोज ऑन ब्रेड। ठीक है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप नॉर्मल देख भी सकते हो, पर उसमें भी एक इंस्ट्रूमेंट लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, पर कुछ कुछ ही देख पाओगे आप, ज़्यादा नहीं देख पाओगे। ठीक है, ऐसे जैसे ब्रेड के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, सूक्ष्म जीव जो आ जाते हैं ब्रेड के ऊपर, फफूंद, उसको आप देख पाओगे इस मैग्नीफाइंग ग्लास से, पर ज़्यादातर को नहीं देख सकते हम लोग। ठीक है, हम किसकी मदद से देख सकते हैं, ज़्यादातर को माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, while some can only be seen when you use a microscope such as bacteria and protozoa। ठीक है, तो ज्यादातर आप किसकी मदद से देखोगे, इसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से। तो जो आपके बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वो सब हम लोग इसकी मदद से ही देख पाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं? ठीक है, तो देखो ये हमारे पास में एक अपने पास माइक्रोस्कोप है ना, और यहाँ पर मैंने एक स्लाइड रख रखी है, और इसके अंदर जो है हम माइक्रोस्कोप से जब देखें, देखो आप देखें तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ऐसे नजर आएंगे बच्चों, इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ऐसा ये दिख रहा है आपको, कोरोना वायरस का जो साइन था वो कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो जो हमारे सूक्ष्म जीव है वो कुछ इसी तरीके के नजर आते हैं बच्चों, इसी टाइप के होते हैं, है ना। आगे देखते हैं, इसी टाइप का लगभग शेप होता है, सबका अलग अलग होता है, पर किसी का ऐसा भी होता है ना, ऐसा। ठीक है, इसके बाद देखो अब जो हमारे सूक्ष्म जीव है उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सेकंड रुको, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखना, है ना। क्लासिफिकेशन करें अब अपन, देखो क्या है। सबसे पहला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशल प्रॉपर्टीज। कौन कौन से तरीके से क्लासिफाइड हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके के वर्गीकरण है वो देखो आप, कितने प्रकार के होते हैं वो देखो। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गाए और वायरस। ठीक है, कौन कौन बोला, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है हमारा, ये बैक्टीरिया ऐसे दिखते हैं। दूसरे नंबर का है फंजाई, है ना, फंजाई ऐसा दिखता है बच्चों। उसके फंजाई में भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलिस, है ना। ये नाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाम अभी अपन नहीं भी याद रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ऐसा। हाँ, इतना तो ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, ये नाम तो हमको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो आप, ये है हमारा प्रोटोजोआ, है ना। प्रोटोजोआ के अंदर आता है अमीबा और पैरामीशियम। कौन आता है बच्चों, प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, ऐसा। उसके बाद में देखो ये है हमारा एल्गाए बच्चों। कौन है, एल्गाए। एल्गाए भी दो टाइप के हैं, एक है क्लेमिडोनोमस और एक है स्पायरोगायरा। ठीक है, तो ये होते हैं, है ना। और उसके बाद आता है बच्चों हमारा वायरस। कौन है, ये हमारे वायरस है बच्चों। ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत हो तो बोलो, है ना। तो ये हमारे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो हाउ आर वायरस डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, ठीक है। अब जो वायरस होते हैं, जैसे ये देखो ये वाला जो वायरस है, ये जो वायरस है वो इन सब से अलग होता है। ये कैसा होता है? अलग होता है, थोड़ा अलग होता है। कैसे अलग होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। कैसे अलग होता है देखो, viruses are microscopic organism but they are different from other microbes because they reproduce only inside the cells of the host organism, which can be a plant, एनिमल और अ बैक्टीरियम, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि जो वायरस होते हैं वो भी बहुत छोटे होते तो वो भी सूक्ष्म ही है, लेकिन वो बाकी सारे माइक्रोब्स से, बाकी सारे सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि ये जो वायरस है ये हमारे इंसानों के अंदर है ना, या जिसके अंदर भी ये जाते हैं उसी के अंदर ये डेवलप्ड होना स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसा क्या बोला? ध्यान से सुनो। क्योंकि ये केवल मेजबान जीव, जो कि एक पौधे, जानवर या जीवाणु हो सकते हैं, है ना, मतलब जिसके अंदर भी जा रहे हैं, चाहे वो पौधा हो गया, अगर पौधे के अंदर वायरस लग गया, सुना होगा आपने, पौधे में वायरस लग गया, कीट लग गया, पौधे में कीट लग गया, पेड़ पौधों में कीट लग गया, वो कीट और कुछ नहीं, वायरस है, ठीक है। ऐसा हमारे इंसानों के अंदर वायरस तो पता ही है अपने को, कोरोना वायरस आया था, या वायरल बीमारी, बुखार होता रहता है आए टाइम, तो वो वायरस है बच्चों, है ना। ऐसा, या जानवरों के अंदर जो है वायरस, आपने देखा था अभी थोड़े टाइम पहले जो है गाय वगैरह के अंदर जो एक टाइप का वायरस फैल गया था, है ना। तो वायरस की वजह से गाय बहुत बीमार हो रही थी, उनके ऊपर, बेचारे के ऊपर जो ऐसे गिठाने हो रही थी, तो ऐसी बीमारी फैल रही थी उस समय भी, ठीक है। ऐसा, तो ये जो वायरस है, ये वायरस जिसके अंदर भी जाता है, चाहे वो पौधा हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, उसी की बॉडी में ग्रोथ, उसी की बॉडी के अंदर जो है एक से ज़्यादा बनते जाते हैं, एक से ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता जाता है, एक से ज़्यादा डेवलप्ड होते जाते हैं वहाँ पर। नहीं 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 नहीं, एक वायरस जाएगा तो 1 से 2 बन जाएगा, 2 से 4 बन जाएगा, 4 से 8 बन जाएगा, मतलब उसी की बॉडी के अंदर जो है वो डेवलप्ड होते जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वायरस बनते जाते हैं, उनका रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है, जनन हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। ऐसा, तो देखो कैसे होता है, बता भी देता हूँ मैं आपको। जैसे ये हमारे इंसान की बॉडी है, इसके अंदर जो है ये एक वायरस दिखा आपको, ये वायरस घुस गया, हवा में से आया और घुस गया उसके, ठीक है, उसके लंग्स के अंदर चले गया है। कोरोना वायरस ऐसे ही कर रहा था, कोरोना जो वायरस है वो इसी तरीके से कर रहा था। क्या हो रहा था? कोरोना वायरस जो है हमारे अंदर घुस रहा था, ठीक है, फेफड़े में आ रहा था, फेफड़े में आकर जो है एक से ज़्यादा बन रहा था, मतलब रिप्रोड्यूस हो रहा था, वो एक से ज़्यादा बन रहा था, है ना, रिप्रोड्यूस हो रहा था बहुत सारा, और हमारे पूरे फेफड़े को जो है खराब कर रहा था, जिससे लोगों की जान जा रही थी बच्चों। फेफड़े खराब हो जाएंगे, सांस नहीं ले पाएगा ठीक से, मर जाएगा इंसान, है ना। ऐसा, अब देखो जो वायरस होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल भी बताता हूं मैं आपको। कोरोना वायरस तो खूब सुना होगा आपने नाम, है ना। एक और क्या है, जैसे HIV, एड्स का जो एड्स एक बीमारी होती है ना, एक एड्स एक बीमारी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम नाम है उसका। कौन से का बोल रहा हूँ मैं? एड्स, मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। AIDS, ये जो एड्स है ये एक बीमारी होती है बच्चों, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। ऐसा, ये बीमारी क्या करती है? ये यौन संक्रमित बीमारी होती है बच्चों, यौन संक्रमित बीमारी होती है ये, ठीक है। ऐसा, तो अब यहाँ पर देखो, ये जो एड्स जो बीमारी है, ये बीमारी किसकी वजह से फैलती है? इस वाले वायरस की वजह से, जिसका नाम है HIV। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है बच्चों, बताओ जरा। HIV नाम है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना, जल्दी से बता दो मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद में एक और तरीके का वायरस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस B। ये एक और वायरस है बच्चों, ठीक है, हेपेटाइटिस B इसका नाम है। तीसरा होता है इबोला वायरस, है ना, ये इबोला। और चौथा तो हमारा वर्ल्ड फेमस है कोरोना, ठीक है। तो ऐसे और भी तरीके के हो सकते हैं, ये तो मैंने कुछ ना कुछ आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। अब देखो, जो वायरस है आखिर वो रहते कहाँ हैं, है ना। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये कहाँ रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो कहाँ रहते हैं। माइक्रोब्स कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, फॉर आइसी कोल्ड क्लाइमेट्स टू हॉट स्प्रिंग, है ना, एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर,
ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रोब्स है, जो सूक्ष्म जीव है, वो सब जगह रह सकते हैं। जैसे कि वो ठंड में भी रह सकते हैं, जो बर्फीली जगह होती है, जो ठंडी ठंडी जगह होती है, वहाँ पर भी रह सकते हैं। और वो जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली, बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगहों पर भी रह सकते हैं, है ना, रेगिस्तान में भी रह सकते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसा। तो वो सब दूर रह सकते हैं, है ना। बोलो कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, बोलो ठंडी जगह पर भी रह सकता है, दिख रहा है ना, ठंडी जगह पर भी है, और बर्फीली जगह पर भी रह सकते हैं, ठीक है। एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स एनी ह्यूमिडिटी लेवल, है ना, मतलब वो रेगिस्तान में भी रह सकते हैं, यही कहना चाह रहा है वो, ठीक है, ऐसा। और दलदली जगह पर भी रह सकते हैं। Some live independently while other live as parasites, ठीक है, inside the body of other organism including animals and human beings, है ना। कुछ जो वायरस है, कुछ जो माइक्रोब्स है बच्चों, है ना, कुछ जो सूक्ष्म जीव है, वो स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं, ऐसे बाहर भी रह सकते हैं, है ना, ऐसा मस्त उनके हिसाब से बाहर रह लेंगे, किसी की कोई उनको जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो किसी की बॉडी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, वो पैरासाइट्स कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं, वो पैरासाइट्स कहलाते हैं, किसी के शरीर के अंदर रहते हैं वो। पैरासाइट्स को हिंदी में बोलते हैं परजीवी। क्या कहलाते हैं, परजीवी, मतलब जो दूसरे के शरीर में रहे वो परजीवी कहलाता है, पैरासाइट्स कहलाता है। अब दूसरे का शरीर कौन कौन हो सकता है, पौधे हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, और हम इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम तीनों के अंदर जो है, पौधे, जानवर, इंसान के अंदर जो है रहने वाले माइक्रोब्स को हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा। इसके बाद देखो ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ तक का आपको मामला समझ में आ गया होगा कि ठीक है, हाँ भैया ये क्या चीज़ है ना। इसके बाद देखो अब आता है माइक्रोबियल डिसीज, है ना। माइक्रोब्स की वजह से होने वाली बीमारी, माइक्रोब्स की वजह से होने वाली डिजीज को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबियल डिजीज। क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोबियल डिजीज, ठीक है। सूक्ष्म जीव की वजह से जो रोग होते हैं उसको हम लोग माइक्रोबियल डिजीज बोलते हैं। जैसे कि वायरस, इस वायरस की वजह से जो है कौन कौन सी बीमारी होती है, देखो डिजीज मतलब बीमारी, रोग, ठीक है, कौन कौन सी होती है, जैसे कोल्ड होएगा, सर्दी, जुखाम, है ना, कोल्ड हो जाएगा, कफ हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा या फ्लू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। ये कॉमन है, मतलब ये आए दिन होते ही रहते, सर्दी जुखाम हो गया, ठीक है, ये आए दिन होते रहते बच्चों, बुखार हो गया, ये नॉर्मल है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद जो खतरनाक बीमारी होती है इनकी वजह से, सीरियस डिजीज, है ना, जो खतरनाक बीमारी, वो कौन कौन है, जैसे पोलियो हो गया, पोलियो एक वायरस की वजह से होता है ना। पोलियो में क्या होता है बच्चों, पोलियो के अंदर जो है, जैसे किसी व्यक्ति को पोलियो हो गया, ठीक है, तो पोलियो के अंदर क्या होगा, बेचारे उसका जो पैर है वो थोड़ा सा ऐसे, मतलब यूँ समझ लो उसका पैर डैमेज हो जाता है, आप ऐसे समझ लो, है ना, ऐसा। तो वो ठीक से चल नहीं पाता है पोलियो के अंदर। आई बात समझ में, ये पोलियो में होता है ना। इसीलिए आप देखना, जैसे ही बच्चा जो है, छोटा बच्चा रहता है और पोलियो की दवा पिलाने वाले लोग आते हैं उसको, है ना, उसको एक बूंद जो है पोलियो की दवा पिला देते हैं, ताकि अगर उसको पोलियो होने के चांसेस होंगे, अगर कोई वायरस उस पर अटैक करने वाला होगा, तो वो दवाई जो है उसको पहले ही बचा लेगी उस बीमारी से, ठीक है, इसलिए पोलियो की दवा पिलाते हैं। उसके बाद आता है चिकन पॉक्स। अब ये चिकन पॉक्स क्या होते हैं, हाथों के ऊपर जो है ऐसे बड़े बड़े दाने निकल आते हैं बच्चों, फुंसियां हो जाती है, मोटी मोटी सी दाने निकल आते हैं, उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं चिकन पॉक्स बच्चों। क्या बोलते हैं उसको, चिकन पॉक्स बोलते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज में जो है बहुत सारी जगह ऐसा बोला जाता है हमारे इंडिया में कि माता जी आ गए, है ना, माता जी आ गए, वैसे दाने हो जाते हैं पूरे शरीर के ऊपर, पूरे शरीर, और फिर बोलते हैं माता जी आ गए। बाकी वो बीमारी है, चिकन पॉक्स एक बीमारी होती है, वायरस की वजह से होती है, ठीक है, ऐसा। फिर आता है बच्चों मिजल्स, ठीक है, तो मिजल्स भी एक टाइप की बीमारी ही होती है ना। इसके बाद देखो फिर आता है यहाँ पर बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है, देखो जरा, टाइफाइड हो जाएगा, है ना, या फिर टीबी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। टाइफाइड तो सुना ही होगा आपने, है ना, टीबी भी सुना होगा। टीबी में बहुत ज़्यादा खांसी चलने लगती है, फेफड़े में जाके दिक्कत होती है उससे, ठीक है। तो ये दोनों बीमारी होती है बैक्टीरिया की वजह से। और फिर आता है प्रोटोजोआ की वजह से जो है मलेरिया हो जाता है। मलेरिया तो सबने सुन रखा है,
ठीक है। मलेरिया तो सब नहीं सुन रखा ना, मलेरिया एक मच्छर की वजह से होता है, एक मच्छर काटता है, वो मच्छर जो है उसका प्रोटोजोआ जो है हमारे अंदर भेज देता है और वो प्रोटोजोआ जो है हमारे को बीमार कर देते हैं, उस बीमारी को हम लोग मलेरिया बोलते हैं, ठीक है। ऐसा तो ये सारी बीमारियां होती है बच्चों, ठीक है। एक और बीमारी क्या है, डिसेंट्री, है ना, और एक मलेरिया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा, यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बताओ, नहीं है बोलो, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का वीडियो जो है हम लोग पढ़ेंगे बच्चों हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, है ना। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है ना, आपको मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है और लाइव क्लासेस के साथ में अगर आपको जो है हमारे नोट्स चाहिए बच्चों, कलरफुल नोट्स चाहिए, तो आप लोग जो है हमारी एप्लीकेशन आई कोचिंग को डाउनलोड करें और ये नोट्स जो है मैं उसके साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ बच्चा, आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है। और लाइव क्लासेस की प्राइस क्या है वो बता देता हूँ, पता ही होगा, बहुत सारे बच्चे जो मेरे को देख रहे हैं उनको पता है, पर जो नए बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ज्वाइन करो, बहुत फायदा का सौदा होने वाला है। क्या प्राइस है देखो जरा, 999 रुपये, 999 में पूरे साल भर की प्राइस है बच्चों, है ईयरली फीस बता रहा हूँ मैं आपको, है पूरे साल भर की, ठीक है। जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको जो है मैथ्स और साइंस के, है ना, मैथ्स और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। क्या क्या पढ़ाएंगे बच्चों, मैथ्स भी पढ़ाएंगे और साइंस भी पढ़ाएंगे, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और कैसे कैसे पढ़ाएंगे, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, उसी लाइव के रिकॉर्डिंग मिलेगी बच्चों, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। इस रिकॉर्डिंग से क्या फ़ायदा होगा कि आप चाहे जितनी बार रिवीजन कर पाओगे उन सब चीज़ का, कभी छूट भी गया आपका तो आप मर्जी पड़े जितनी बार रिवीजन कर सकते हो और आपकी पढ़ाई ईजी हो जाएगी इसकी वजह से, है ना। तो लाइव मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे आपको, है ना। उसके अलावा जो है आपको हम लोग हमारे PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे, PDF के अलावा हम लोग प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो दोनों तरीके के नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको, है ना। ऐसा प्रिंटेड नोट्स ये रहे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी के PDF भी मैं आपको भेज दूंगा बच्चों, इसकी PDF भी मिल जाएगी, सब चीज़ें तुरंत मिलती है, ठीक है। ऐसा उसके अलावा जो है हम आपके कंप्लीट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करा के देंगे, आपको सारी एक्सरसाइज करा के देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो हम लोग जो है डाउट क्लियर करके देंगे आपको, हमारी एप्लीकेशन में डाउट सेक्शन है, आप वहाँ पर हमसे डाउट पूछ सकते हैं, हम क्लियर करके देंगे आपको, ठीक है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी, ये सारी की सारी फैसिलिटी मिलेगी आपको कितने में, मात्र 999 रुपए में। और इसी में आपको ये नोट्स भी मिल रहे हैं, ये नोट्स भी मिल रहे हैं, मतलब सोचो आप। और नोट्स की खासियत क्या है बताओ, जैसे हमारे इसमें इधर इंग्लिश लिखी हुई है, लिखी हुई ना, देखो आप, इधर इंग्लिश लिखी हुई, इधर हिंदी लिखी हुई है, ऐसे ही तो हो रहा है। उसी तरीके से इस नोट्स में भी एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई है और एक तरफ हिंदी लिखी हुई है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जिनको समझने में थोड़ा दिक्कत आती है इंग्लिश को, है ना, उनको भैया ये हिंदी हेल्प कर देती है बच्चों, ठीक है। तो अगर अपने को कोई सी बात समझ में आ जाती है तो फिर हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो इसलिए आपके फ़ायदे के लिए ही मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रखी है यहाँ पे, है ना। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी ये फ़ायदा मिल जाएगा कि हाँ भैया उनको थोड़ी इंग्लिश भी सीखने को मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इंग्लिश आना तो चाहिए, बहुत ज़रूरी लैंग्वेज है, सबको पता है आज की तारीख में, ठीक है। तो जाओ जल्दी से जो है आप लोग मेरी आई कोचिंग ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। हमारी आई कोचिंग ऐप दिख रही है आपको, ये इस टाइप का लोगो दिखेगा आपको, है ना। तो आप हमारी आई कोचिंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ठीक है। या आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो बच्चों, है ना। आप मेरे को इस नंबर पे 9685745562 पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको जो है हमारी एप्लीकेशन की लिंक भी मिल जाएगी और आपको मेरे से कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी है ना। लगे हाथ जो है मैं आपको ये बात भी बता दूं कि आप लोग चाहें तो हमारा इंस्टाग्राम जो है, मैं इंस्टाग्राम पर भी पढ़ाता ही हूँ, है ना। इंस्टाग्राम जो है उस पर भी मैं पढ़ाता ही हूँ। मेरी आईडी जो है वो है आई कोचिंग, है ना, आई कोचिंग 1301। इसको जाओ, इस पे जाके मेरे को फॉलो कर लो। यहाँ पर भी आपको पढ़ाई के वीडियो ही मिलेंगे, बिल्कुल इंस्टाग्राम पर भी पढ़ाई होती है अब, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, है ना। तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ठीक है बच्चों। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो अब हम लोग समझते हैं बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वी।
मतलब कि हमारा रिश्ता क्या है इन सूक्ष्म जीवों के साथ में, ये मतलब हुआ इस बात का। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मैंने आपको बहुत देर से पिछले लेक्चर में समझाया कि भैया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे हमारे को क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या बीमारियां फैल सकती है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे सिर्फ नुकसान ही नहीं होते, उसके फायदे भी होते हैं बच्चों, वो हमारे मित्र भी होते हैं। इसीलिए तो हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, है ना, फ्रेंड एंड फो, मित्र एवं शत्रु, तो दोनों चीजें देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बोथ आवर एनिमीज एंड आवर फ्रेंड्स। इन फैक्ट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आवर फ्रेंड्स, दैट इज दे आर बेनिफिशियल फॉर अस, व्हाइल सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आवर एनिमीज, दैट इज दे आर हार्मफुल फॉर अस। क्या मतलब हुआ, कुछ सूक्ष्म जीव जो है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दुश्मन है, शत्रु है, और कुछ जो है हमारे लिए फायदे के होते हैं, हमारे लिए बेनिफिट के लिए होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, है ना। इसलिए उनको हम लोग जो है फ्रेंड्स बोलते हैं, मित्र बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसा तो क्या होता है जरा सबसे पहला देखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या है। देखो, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मित्र सूक्ष्म जीव, है ना। देखना जरा ध्यान से, पहला पॉइंट, मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, दे आर आवर फ्रेंड्स। एक ही बात है, ठीक है, बहुत सारे जो है हमारे फायदे के होते हैं, इसलिए उनको हम लोग मित्र बोलते हैं। ईस्ट विच इज अ बैक्टीरिया इज यूज्ड टू मेकिंग ब्रेड एंड केक्स एंड इन मेकिंग एल्कोहल। सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आया है, ठीक है, उस वो है बच्चों ईस्ट। किसका नाम आया है, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट, ईस्ट को हिंदी में खमीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खमीर भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये खमीर होता है, ये जो ईस्ट होता है, ये हमारे को ब्रेड बनाने में, पढ़ो आप आराम से पढ़ो, ठीक है, क्या बोला, ये हमारे को केक बनाने में, ब्रेड बनाने में और एल्कोहल शराब बनाने में काम में आता है। तो केक बनाने में काम में आएगा, शराब बनाने में काम में आएगा बच्चों, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये फायदे की चीज है। फायदे की क्यों है, केक को हम लोग खाते हैं, शराब को लोग पीते हैं, है कि नहीं, अल्टीमेटली बिजनेस हो ही रहा है हर चीज से। ठीक है, चलो उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, एनिमल्स रिमेन एक्सेट्रा आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। अब आपने एक चीज देखी होगी, इस बात का मतलब समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, आपने देखा होगा कि देखो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि गाय वगैरह जो है वो मर जाती है ना सॉरी। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो है गाय वगैरह जो है वो मर जाती है ना। जब गाय मर जाती है बहुत सारी, उस समय बहुत सारी, एक गाय जो भी हो, कोई सा भी जानवर मर गया, एक एग्जांपल के लिए कोई सा भी जानवर मर गया, ठीक है, जब वो जानवर मरता है बच्चों, तो उसकी बॉडी जो है कहीं पड़ी हुई रहती है, ऐसे होता है ज़्यादातर तो, है ना। अब क्या होता है कि जब उसकी बॉडी पड़ी हुई रहती है ना, तो उस समय क्या होता है, आप थोड़े टाइम बाद देखोगे तो उसकी बॉडी जो है डिकम्पोज्ड हो जाती है, खत्म होती जाती है, और धीरे धीरे डिकम्पोज्ड होकर आपको उसमें से जो उसके ऊपर की जो चमड़ी है वो तो हट जाएगी, और आपको वहां पर हड्डियां नजर आती है। क्या नजर आती है बच्चों, उसमें हड्डियां नजर आने लग जाती है। ठीक है, तो यार ऐसा क्या था जिसने जो ये गाय की चमड़ी थी, इस गाय की चमड़ी को किसी ने तो गायब किया होगा, जब भी तो वो हड्डी बन गई। तो कौन थे वो जो इस गाय की चमड़ी को खा गए हैं। जब गाय मर जाती है तो कौन रहते हैं वो जो गाय की चमड़ी को खा जाते हैं, वो होते हैं बच्चों हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। मतलब कि इस दुनिया में कोई भी कुछ भी मरेगा जब भी, है ना, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, कोई सी भी चीज, चाहे वेजिटेबल हो, सब्जी हो, कुछ भी, अगर वो मर गई है तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है ना, सूक्ष्म जीव का आक्रमण होता है, और वो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको खा जाते हैं, खाकर उसको डिकम्पोज कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं बच्चों। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं।
ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना। अच्छा, ऐसे ही आप देखो, एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप देखना, जब भी कोई आदमी मर जाता है, ठीक है, उसकी बॉडी अगर हम रखे रहते तो उसकी बॉडी के अंदर से जो है बहुत गंदी गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो उसकी बॉडी में से स्मेल क्यों आ रही है? क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाता है, सूक्ष्म जीव का अटैक होता है। सूक्ष्म जीव उसको खाना स्टार्ट करते हैं। जब वो उसको खाते हैं तो खाने की वजह से जो है उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसा उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो आपको ये सब पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ऐसा बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मेडिसिन प्रोडक्शन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और जो बैक्टीरिया है वो भैया दवाई बनाने में भी काम में आते हैं। जैसे दवाइयाँ वगैरह, इंजेक्शंस वगैरह जो बन रहे हैं उसमें भी काम में आते हैं बच्चों ये, ठीक है। ऐसा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है। ऐसा, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन की अगर कमी या कुछ ज़्यादा कमी हो रही है, ठीक है, या ज़्यादा भी बढ़ रही है, तो उसको फिक्स करने का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। कौन करता है? बैक्टीरिया ही कहलाता है, ठीक है। अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, अलग तरीके से पढ़ेंगे इसको, है ना, अलग टाइम पे पढ़ेंगे। अब बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस reproduce in milk and turns it into curd. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव द फॉलोइंग बेनिफिट्स, ठीक है। ऐसा, अब ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पर एक नाम आया है एक बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है बच्चों? लैक्टोबैसिलस। हिंदी में भी पढ़ो आप, हिंदी में भी इसीलिए लिख रखा है मैंने। लैक्टोबैसिलस भी बोल सकते हो या लैक्टोबैसाइलस भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। ऐसा सब अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस, जो ये जो दही है ना, ये दही किसकी वजह से बनता है? इस बैक्टीरिया की वजह से बनता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस की वजह से दही बनता है, दूध, ठीक है। मतलब दूध जो है वो फट जाता है गर्मी के टाइम पे। आप दूध को ऐसे ही छोड़ दो, दूध फटना स्टार्ट हो जाता है। दूध फट क्यों रहा है? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं। गर्मी में दूध के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया आते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है? दूध को फाड़ देता है और दही में, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है बच्चों उसको, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बताओ, ठीक है। तो ये आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी कि कौन सी चीज क्या है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, ये नाम याद रखना जरूरी है ना। लैक्टोबैसिलस का नाम बिल्कुल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, तो आंसर आएगा लैक्टोबैसिलस। क्या आएगा बच्चों? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये दो चीज का ध्यान रखना है ना। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, है ना। अब इनके कमर्शियल यूज क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका कमर्शियल यूज क्या है ना। सूक्ष्म जीवों का व्यावसायिक उपयोग क्या है, इस बात को समझो। तो देखो, हमारे पास में सूक्ष्म जीव जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उसकी मदद से हम शराब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं। और शराब को लोग पीते हैं, लोग पी के टुल्ल हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, है ना। बोलो, पीते कि नहीं पीते? टुन्न होकर मस्त हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा, फिर गाना गाते हैं, शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, ठीक है। तो भाई साहब शराब पीते हैं और ये शराब का व्यापार होता है बच्चों, बिजनेस होता है। इससे लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं। जो शराब बेचते हैं वो तो करोड़पति हो जाते हैं, और जो शराब पीते हैं वो रोडपति हो जाते हैं। तो शराब नहीं पीना, शराब है बड़ी खराब, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तो बस यही चीज यहाँ लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। सूक्ष्म जीव जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उसका उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है, एसिटिक एसिड बनाने में किया जाता है, और वाइन बनाने में किया जाता है बच्चों, ठीक है। ऐसा, एसिटिक एसिड मतलब सिरका, एसिटिक एसिड मतलब सिरका, सुना होगा आपने, सिरका, विनेगर, विनेगर, ठीक है। ऐसा, sugar is found naturally in barley, wheat, rice and fruit juices. When these juices are left in a slightly warm place for a few days, a microorganism called yeast germinates in them, which converts them into alcohol.
कहने का मतलब क्या है, हिंदी में भी ध्यान से पढ़ना, इसीलिए हिंदी लिख रखी है। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों के लोचा हो जाता है, यहाँ पे बहुत बड़ा लोचा हो जाता है, इंग्लिश देख के उनको समझ ही नहीं पड़ता है। अपन छोटी क्लास के बच्चे बहुत सारा लफड़ा हो जाता है। हेल्प हो रही है, फुल फाल हेल्प हो रही है यहाँ पर, ठीक है। क्या बोला, ध्यान से पढ़ो। शुगर इज फाउंड नेचुरली इन बार्ले, व्हीट, राइस एंड फ्रूट जूसेस। मतलब कि शुगर जो है ना, शक्कर जो है, प्राकृतिक शक्कर जो है वो जो गेहूं, चावल और फलों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? इन सब चीजों में पाई जाती है। इन रसों को जब कुछ दिनों तक थोड़ा गर्म स्थान में छोड़ दें, मतलब इनके जूसेस को जो है ना, जूसेस किस किस चीज का, जौ का, गेहूं का, चावल का और फलों के जूस जो है, उनको अगर आप जो है थोड़े दिन तक, उनके जूसेस को थोड़े दिन तक अगर आप जो है किसी गर्म वाली जगह पर छोड़ दो, गर्मी में छोड़ दोगे, तो वहां पर क्या होगा, उनमें एक बैक्टीरिया डेवलप्ड हो जाएगा, एक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएगा बच्चों, प्रोड्यूस हो जाएगा उसके अंदर एक बैक्टीरिया, जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्ट का जर्मिनेशन हो जाएगा, वहां पे ईस्ट का अंकुरण हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि उसमें ईस्ट पैदा हो जाता है, एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जिसका नाम है ईस्ट, साफ सुथरी भाषा में, ठीक है। ऐसा जो उनको किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्कोहल में, दारू में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, ठीक है। ऐसा आई बात समझ में? बोलो। तो जो भी जूसेस हैं उनमें जो शर्करा होती है, जो शुगर होती है, ठीक है, अगर वो ईस्ट क्या करता है, उस शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ऐसा आगे, फलों के रस आदि का जीवाणु द्वारा अल्कोहल में बदला जाना किण्वन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस मैंने लिख के दी है आपको, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं बच्चों? किण्वन, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन। ऐसा किण्वन, फर्मेंटेशन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? किण्वन या फर्मेंटेशन कह लेंगे, ठीक है। किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने करी थी 1857 में, ठीक है। लुई पाश्चर ने बनाया था इसको, लुई पाश्चर ने बताया था इसके बारे में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है ना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है। किण्वन किसको कहते हैं? तो किण्वन और कुछ नहीं होता, ईस्ट जो है फलों के रस में उपस्थित शर्करा को, शर्करा मतलब शक्कर शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को, एल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं किण्वन फर्मेंटेशन। एल्कोहल का मतलब क्या होता है? दारू, ठीक है। ये दारू बड़े दिनों के बाद मिली है, ये दारू, वो वाली प्रोसेस है बच्चों, ठीक है। ऐसा तो बस ये पूरी रामायण जो मैंने समझाया यहाँ पर, वो ये शॉर्टकट में लिख दिया है। आराम से वीडियो को पॉज कर लेना और तसल्ली से लिख लेना इन सब बातों को, ठीक है। अरे बोलिए, काहे नहीं समझ में आया, ठीक है। ऐसा अब इसके बाद में देखेंगे हम लोग, समझेंगे यहाँ से किस चीज को समझेंगे, एक सेकेंड रुको। हाँ, अब समझेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। जीवाणु के नुकसान क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है। फायदे तो बता दिया आपने, दारू बना दोगे, ठीक है, दवाई बना दोगे, दही बना दोगे, ये सब फायदे तो बता दिए। नुकसान क्या क्या है? नुकसान देखो, कॉज डिसीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारे इंसानों के अंदर हो गया, ठीक है, या फिर जो है पौधों के अंदर हो गया, या जानवरों के अंदर जो है डिजीज पैदा कर देते हैं बच्चों, बीमारी पैदा कर देते हैं। देखो आप, देखो इस पौधे को, देखो बेचारे को कैसा हो गया है, काला काला सा हो गया, काला सा हो गया, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। जानवरों के अंदर भी तरह तरह की बीमारियां हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। और खाना भी खराब हो जाता है इससे ना, खाने में फफूंदी वगैरह लग जाती है, तो ये सब दिक्कत हो जाती है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, स्पॉइल फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग, इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो हाउ इज कर्ड फॉर्म, दही कैसे बनता है ना। अब ये छोटी छोटी बातें हैं जो आ रही है, जिसको भी हम लोग समझेंगे, है ना, निपटा देंगे इसको भी। क्या है? अ बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड्स। मतलब कि
मतलब कि एक 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, वो क्या करता है, वो इस मिल्क को जो है, इस मिल्क के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। देखा, देखो देखो, जैसे ही इस मिल्क को हम गर्म जगह पर रखेंगे, है ना, ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे रखेंगे, तो इसके अंदर एक बैक्टीरिया जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा। एक बैक्टीरिया मतलब इसमें उत्पन्न हो जाएगा जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये उत्पन्न हो गया और ये क्या करता है, इस दूध को जो है फाड़ देता है और फाड़ कर इसको दही में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों? दही में कन्वर्ट कर देता है। मतलब सर हम दही पी रहे हैं तो दही तो उसके अंदर तो बैक्टीरिया है, फिर हम बीमार क्यों नहीं पड़ रहे हैं? क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। उसका जवाब ये है बच्चों कि ये जो लैक्टोबैसिलस है ये हमारे शरीर में जाता तो है, दही के अंदर है तो, पर वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है, ऐसा। उसके बाद व्हाट इज फर्मेंटेशन, किण्वन क्या है, जो मैंने अभी आपको समझाया है वापस से बताओ, बताओ जरा। जो शुगर होती है, अगर उस शुगर को ईस्ट की प्रेजेंस में, मतलब उस शुगर के अंदर जो है ईस्ट एक बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, उस शुगर को कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल में, वाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये प्रोसेस जो है कन्वर्जन की, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं, जो प्रक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लिख भी रखा है मैंने आपके लिए यहाँ पर, है ना। अच्छा, एंटीबायोटिक्स कैसे बनते हैं? दवाई भी इनकी वजह से बन जाती है। कौन कौन से देखो, जैसा एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट कैन किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन। क्या बोला? ठीक है, बताओ जरा। एंटीबायोटिक्स जो हम खाते हैं ना, अरे बोलो, सर्दी जुकाम हो जाते तो एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स क्या करती है, जो हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, जो हमको परेशान कर रहे हैं, हमको जो बीमार कर रहे हैं, उस एंटीबायोटिक्स को जब हम खाते हैं तो वो हमारी बीमारी को, उस जो सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको मार देती है और हमको ठीक कर देती है बच्चों। ठीक है, ऐसा। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे एंटीबायोटिक, ये देखो पेनिसिलिन, क्या है बच्चों? पेनिसिलिन है। ठीक है, एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलिन, एक दवाई है ना, बहुत सारी आती है, बहुत सारी आती है ऐसी। ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ मिलेगी मार्केट में, पता ही होगा आपको। ठीक है, ऐसा। नाम भी लिख रखे बहुत सारे एंटीबायोटिक के, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, या टेट्रासाइक्लिन है ना, जो बैक्टीरिया और कवक से बने होते हैं। ठीक है, ये देखो, तो ये सारी एंटीबायोटिक किससे बनी हुई रहती है? बैक्टीरिया से मिलकर बनी होती है। नाम भी आ रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, है ना, ये सब बाजार में मिलते हैं। सारी दवाइयाँ मेडिकल शॉप पे मिलेगी आपको। ठीक है, ऐसा। चलो, इसके बाद देखो, जो जानवर होते हैं उनके अंदर भी माइक्रोबियल संक्रमण होता है बच्चों। ठीक है ना, जैसे मुर्गी, पशुधन और मुर्गी के चारे के साथ एंटीबायोटिक मिलाकर कई पौधे की बीमारियों को नियंत्रित करें। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई हम बीमार होते हैं, तो जब हम बीमार होते हैं उस समय हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं, गोली खा लेते हैं, बात खत्म। अपने को समझ है कि हाँ भाई ये गोली खाएंगे तभी ठीक होगा, पर जानवर को तो ये समझ नहीं है ना कि कैसे सही होगा। तो जानवर क्या करता है, जानवर के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है भैया, जब जानवर को कोई बीमारी हो जाती है तो क्या करते हैं, जो जिसका भी वो जानवर है जो उसकी देखभाल कर रहा है, वो क्या करता है, सिंपली उसके जो चारा है, जानवर क्या खाते हैं, जैसे गाय क्या खाती, गाय भैंस क्या खाती, चारा, तो उसके चारे के अंदर वो दवाई मिला देता है, वो एंटीबायोटिक मिला देता है और उसको खिला देता है, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा है ना, कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, अब जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं उस समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमको ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए बच्चों। एंटीबायोटिक्स के बहुत ज़्यादा नुकसान है। इस ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को लेने की वजह से हमारी किडनी जो है वो ख़राब होने लगती है, हमारे लीवर जो है उस पर भी इफेक्ट होता है, लीवर में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। थोड़ी बहुत कंजम्पशन समझ में आता है कि हाँ भैया थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बाकी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए वरना लफड़ा कर देता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ऐसा। तो क्या बोला, एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर एंड वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स द डॉक्टर प्रिस्क्राइब। मतलब कि जो भी एंटीबायोटिक्स आप लेना चाह रहे हो अपनी मर्जी से मत लो।
ऐसे नहीं कि गए मेडिकल पे, अपने इधर होता है ज़्यादा, है ना, हमारे इधर तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर के पास जाते नहीं, डायरेक्ट अपनी मर्जी से जाते हैं मेडिकल पे और वही साहब ये दवाई दे देना, खुद खा लेते और बात खत्म। ऐसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो भी डॉक्टर जो है आपको प्रिस्क्राइब करके दे कि भाई साहब आपको ये दवा लेनी चाहिए, आप उसी दवा को ले, अपनी मर्जी से ना ले, ठीक है। और जो भी दवा डॉक्टर ने बोली है उसको कंप्लीट करें, उस कोर्स को कंप्लीट करें, पूरा खाएं। ऐसे नहीं कि 5 गोली लेके आ गए 2 खा ली हालांकि सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, ये सब जानता हूँ यार मैं भी, ठीक है। तो बातें हैं, बस पढ़ाने की चीज़ है, तो ये बता हम सबको पता है हम सब क्या करते हैं, ठीक है। ऐसा। दूसरा, एंटीबायोटिक्स टेकन इन रॉन्ग डोजेस में मेक द बॉडी रेजिस्टेंस टू द ड्रग एंड इट मे नॉट बी इफेक्टिव इन द फ्यूचर। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं और उसको प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं, अधूरा छोड़ दिया, जैसे मान लो एक गोली हमको बोला कि भाई साहब को 3 एंटीबायोटिक के डोज लेने हैं, 3 गोली लेनी है, लेकिन अगर आप 2 ही ले रहे हो, 1 ही ले रहे हो या अनशन जबरदस्ती का ज़्यादा खा रहे हो, तो वो क्या करेगा, बाद में जो है समय के साथ साथ वो दवाई आपके असर करना ही बंद हो जाएगी। फिर आप उस दवाई को बाद में खाओगे ना, वो असर ही नहीं करेगी कभी भी, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा लफड़ा है ना। बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कैन नॉट क्योर कोल्ड एंड फ्लू कोज्ड बाय वायरसेस। जो भी एंटीबायोटिक जो है वो वायरस की वजह से जो हमारे को सर्दी जुकाम हो रही है उसको सही नहीं कर सकती है, ठीक है। क्या बोला, एंटीबायोटिक्स वायरस के कारण होने वाले सर्दी और फ्लू का इलाज नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, एंटीबायोटिक्स जो है सर्दी, जो वायरस की वजह से सर्दी हो रही है उसका इलाज नहीं कर पाती है। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो, इसके बाद अब आते हैं बच्चों हम लोग वैक्सीन पे, ठीक है, टीका पे। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आपको जो है ना ये नोट्स वगैरह चाहिए, है ना, हम लोग आपको प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों। इन नोट्स की खासियत क्या है, कलरफुल नोट्स है, सारे डायग्राम्स बने हुए हैं, एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई है, एक तरफ हिंदी लिखी हुई है। ये नोट्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं बच्चों। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा क्लास 8 का नोट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। प्रिंटेड नोट्स की बात कर रहा हूं मैं, पर किसको मिलता है ये नोट्स? ये नोट्स सिर्फ और सिर्फ उनको मिलता है जिन्होंने हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर रखी है ना। तो सर लाइव क्लास के लिए क्या क्या चाहिए? लाइव क्लास के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है बच्चों, बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूँ। हमारी लाइव क्लास की प्राइस बता देता हूँ आपको, 999 रुपये, ठीक है। सर ये 1 महीने की कॉस्ट है? नहीं, पूरे साल भर की कॉस्ट है बच्चों, ये ईयरली फीस है ये, ठीक है, पूरे साल का। बोले हैं सर पूरे साल में 1000 रुपीज में पूरे साल भर का पढ़ा रहे हो? हाँ हाँ, और वो भी ऐसे एनिमेशन और इतने मजेदार तरीके से पढ़ा रहे हो? अरे हाँ भाई हाँ, बिल्कुल चोर पट्टी नहीं है। हम तो सिर्फ जो है ये 1000 रुपीज फीस के चक्कर में जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये फीस भी क्यों रखी है, क्योंकि यहाँ पर देखो इन सब पीपीटीज को बनाने में खर्चा आ रहा है बच्चों, इतनी सारी लाइटें जल रही उसका खर्चा आ रहा है, हर चीज के खर्चे आते हैं, इसलिए तो इतनी फीस तो रखनी पड़ेगी। वरना आप जानते हो 1000 रुपीज तो मैंने मतलब एक दिन का 365 दिन 1000 रुपये में, एक दिन का आप खुद देख लो, 2.5 रुपये में पढ़ा रहे हैं हम, एक दिन का 2.5 रुपये में, मात्र 2.5 रुपये का कोर्स है ये। सोचो 2.5 रुपये, हम रोज के 20-20 रुपये तो खाने पीने की चीज़ों में थूक देते हैं बच्चों, वैसे ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये 999 में सब लोगों को पढ़ने का फायदा मिलेगा, इससे हाई क्वालिटी की एजुकेशन हर एक बच्चे को मिलेगी बच्चों, हमारा ये उद्देश्य है, ठीक है। तो 999 रुपये साल भर की फीस है, जिसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, इसमें आपको जो है रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर जो है हम आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे और साइंस भी पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना। और हम लोग जो है आपको नोट्स की पीडीएफ देंगे बच्चों, पीडीएफ के साथ साथ प्रिंटेड नोट्स भी देंगे। प्रिंटेड नोट्स कौन से की बात कर रहा हूँ मैं? इसकी बात कर रहा हूँ, इस प्रिंटेड नोट्स की बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको कोरियर से पहुँचा दूंगा, ठीक है, ये प्रिंटेड नोट्स भी दूंगा बच्चों मैं आपको, है ना। इसके बाद में जो है मैं आपके डाउट्स सारे के सारे हम लोग क्लियर करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे बच्चों, है ना। आपको सारी एक्सरसाइज जो है हम खुद सॉल्व करा के देंगे, ताकि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े। मतलब कि आप जो कोचिंग में काम करते हो वो सारा का सारा सब सुविधा हम आपको यहाँ पर देंगे। फीस कितनी है? 999 रुपये साल भर की बच्चों, ठीक है। समझ में आया? कहाँ से मिलेगा? आप हमारी एप्लीकेशन आई कोचिंग को देखो, जरा देखो मेरे लोगों को देख लो, ये एप्लीकेशन का नाम है आई कोचिंग, ठीक है। ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो,
ठीक है। ऐसा वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर से क्लास 8 के सेक्शन में जाओ और वहाँ से आप कोर्स को परचेस कर लो। 999 में मैथ्स और साइंस दोनों का कोर्स मिल जाएगा आपको, दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी है ना, दोनों मिलेंगे एक साथ में, ठीक है। रिकॉर्डेड से क्या फ़ायदा होता है, आप बाद में चाहे जितनी बार रिविजन कर सकते हो। सोचो ना यार, अभी हमारी एग्ज़ाम जो है, ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं जून जुलाई में पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम हमारी दिसंबर में। अब जो जुलाई में पढ़े हम आज जो पढ़ रहे हैं दिसंबर में, तो भैया याद ही नहीं रहने वाला, भूल जाएंगे हमारे, हमको 2 दिन पहले का याद नहीं रहता, दिसंबर तक कहाँ याद रहने वाला है। तो आपको कहाँ पर हेल्प मिलेगी, उसकी उस चीज़ की हेल्प कहाँ मिलेगी, हेल्प मिलेगी आपको कहाँ पर, इस रिकॉर्डेड लेक्चर की वजह से, ठीक है। लाइव से आपका रूटीन बन जाएगा और रिकॉर्डेड से आपका काम हो जाएगा, आप मर्जी पड़े जितनी बार रिवाइज कर सकते हो बच्चों, ठीक है। आई बात समझ में, जल्दी से बता दो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। समझ में आया ना पूरा कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको जो है मैं अपना पर्सनल नंबर खुद दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये रहा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को इस पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ऐसा होता है कि जनरली अगर मैं कॉल नहीं उठा पाऊँ, कारण क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा होगा, है ना, आपको या किसी और क्लास को, आपके भाई बहन कोई आपके दोस्त जो 9वीं 10वीं वाले हैं, 11वीं वाले हैं, उन बच्चों को पढ़ा रहा होगा, 7th वालों को पढ़ा रहा होगा बच्चों में, ठीक है। ऐसा तो जब क्लास में होऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉल नहीं उठा पाऊंगा। जैसे अभी ये कॉल आ रहा था, मैं नहीं उठा पाया था, मजबूरी, क्या कर सकते, नहीं उठा पाएंगे, है ना। उस सिचुएशन में आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, यहाँ से आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी और आप मेरे को व्हाट्सअप पे कुछ पूछोगे भी सही, तो मैं जैसे ही क्लास से फ्री होऊंगा आपको जवाब भी दे दूंगा उस चीज़ का, ठीक है। ऐसा तो ये भैया आपको सब समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब हम लोग समझते हैं बच्चों पैथोजन को, है ना। पैथोजन को हिंदी में बोलते हैं रोगजनक, ठीक है। तो रोगजनक पैथोजन क्या होता है, ध्यान से सुनो, अच्छे से समझना, धीरे धीरे पढ़ना, समझ में सब बातें आ जाएगी। शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊं, पैथोजन कौन होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में रोग होते हैं वो रोगजनक कहलाते हैं। जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज आती है वो सब पैथोजन कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। तो किसकी वजह से आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारे सूक्ष्म जीव जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती है, वो पैथोजन कहलाते हैं, रोगजनक कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं, पैथोजन कहलाते हैं। तो पढ़ो, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि हमको याद हो जाए, ठीक है। क्या बोला, अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अ पैथोजन, ठीक है। एक रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव जिसे रोगजनक कहा जाता है, ठीक है। ऐसा तो देखो कैसा है, जैसे समझो ये एक पैथोजन है, ध्यान से देखना, ये एक पैथोजन है, दिखा आपको, वो रहा वहां पर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे छुप गया क्या, एक सेकेंड रुको, अभी दिखाता हूँ, स्क्रीन से बाहर हो रहा है, अरे रुको 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 रुको, ये रहा, ठीक है। ऐसा देखो, ये रहा, दिखा, अब दिखा, इसके बारे में बात करो, देखो वापस से लाता हूँ, ध्यान से देखना, अब दिखा, ये रहा पैथोजन, ठीक है। ऐसा एक पैथोजन है। ये पैथोजन जो है जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंटर कर गया है, कर गया, अब क्या होता है, अब ये बीमारियां फैलाएगा, अंदर जाएगा तो बीमारियां फैलाएगा, ठीक है भाई। पैथोजन अगर हमारे शरीर में जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा, डेवलप्ड होता जाएगा, और ज़्यादा प्रोड्यूस होता जाएगा। जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो बीमारी फैलाने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ के भी आए हैं पहले, है ना। अब क्या होता है कि भगवान ने क्या कर रखा है भैया, ये अपने लिए दुश्मन है क्योंकि ये अपने को बीमारी दे रहा है। तो ऊपर वाले ने, भगवान ने क्या करा, भगवान ने अपने शरीर के अंदर जो है एक सिस्टम बनाया है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिरक्षी, एंटीबॉडीज। एक सिस्टम बना के दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, है ना, एंटीबॉडीज, हिंदी में बोलेंगे प्रतिरक्षी। ऊपर वाले ने अपने को एंटीबॉडीज बना के दिए हैं अपने शरीर के अंदर। मतलब होता क्या है समझो, ये जो एंटीबॉडीज है ये होते हैं बच्चों सोल्जर। कौन होते हैं ये, सोल्जर। सोल्जर मीठी बातें बोल कर दिल तू चुरा ले गया, गाना सुना आपने ये,
लॉर्ड बॉबी का गाना है, बॉबी देओल का, नमक नमक नो, ये वाला तो सुना ही है ना, बस उसी हीरो का गाना है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस गाना था ये, सोल्जर सोल्जर, है ना। तो क्या बोला भाई साहब, जैसे ही कोई हमारे शरीर के अंदर पैथोजन घुसता है, पैथोजन हमारे शरीर की बैंड बजाने के लिए घुसता है, हमको बीमार करने के लिए घुसता है, तो हमारा शरीर भी क्या करता है, नेचुरली एंटीबॉडीज बना देता है, ऐसे सोल्जर क्रिएट कर देते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो है इस घुसे हुए पैथोजन से लड़ाई करता है बच्चों। ब्रिशुम एडिशुम एडिशुम, मारपीट करके, मार समझाने के लिए बोल रहा हूं, है ना, इसकी कुटाई करके इसको यहां से बाहर फेंक देता है, इसको मार देता है बच्चों। हमारा शरीर ऑटोमेटिक एंटीबॉडीज बनाता है, प्रतिरक्षी बनाता है, जो कि इस पैथोजन के दुश्मन है। कौन है? दुश्मन। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, ठीक है, ऐसा। तो भाई साहब ये है दुश्मन। कौन है? दुश्मन। इन दुश्मन से हमारे शरीर में कौन लड़ता है? एंटीबॉडीज। कौन लड़ते हैं? एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी। कौन है ये? सोल्जर है, ये हमारे शरीर के सोल्जर है जो इससे लड़ाई करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं बच्चों? लड़ाई करने का काम करते हैं। यहां तक का मामला सेट है सर, सेट है, ठीक है। एंटीबॉडीज कैसे बनते हैं? अपने आप बनते हैं, ठीक है, अपने आप बनते हैं, नेचुरली बनते हैं। यहाँ तक का अपनी पूरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है सर, ठीक है सर, सब बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होता है बच्चों, आपके मन में आ रहा होगा कि जब भगवान ने अपने को, अपने शरीर को ऐसी ताकत दी है कि वो एंटीबॉडीज बना ले और इनकी कुटाई करे, इनकी कुटाई करे, देखो ये एंटीबॉडीज बन रहे हैं ना, ये एंटीबॉडीज बन रहे, और इस पैथोजन की कुटाई करे, इनको मार दे, इनको मारे। अगर ये अपने आप मार रहे होते हैं तो हम बीमार काहे हो रहे हैं? हम काहे बीमार हो रहे हैं? फिर तो हम कभी बीमार पड़ने नहीं चाहिए। तो उसका जवाब यह है बच्चों, अगर आपका शरीर ठीक तरीके से एंटीबॉडी नहीं बना पाता है ना, तो फिर जो है वो एंटीबॉडी ठीक से नहीं बनेंगे। देखिए आपको ये लाल लाल वाले एंटीबॉडीज, ये ठीक से नहीं बनते हैं। ठीक से नहीं बनने की वजह से इन पैथोजन को ये नहीं मार पाते हैं, तो फिर हम बीमार हो जाते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, ठीक से नहीं बनेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। मतलब कि एंटीबॉडी बनाने के लिए एंटीबॉडी उनके शरीर में ज़्यादा अच्छे से बनते हैं जिनका इम्यून सिस्टम, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इम्यून सिस्टम का रोग प्रतिरोधक क्षमता। वेरी गुड, ध्यान आ गया है। वाह वाह पीयूष सर, दोनों भाषा बहुत अच्छे से जानते हो। नाम, देश का नाम रोशन करेगा आपको, नहीं है ना, अपन पूरा अंग्रेज नहीं बनेगा, एक एक चीज को जानेगा, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब कि जिन इंसानों की इम्यून सिस्टम अच्छा है, ठीक है, उनके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बहुत अच्छे से बन रही होगी बच्चों, ठीक है, उनके शरीर में एंटीबॉडीज बहुत अच्छे से बनती है। जिनके शरीर में एंटीबॉडीज बहुत अच्छे से बढ़ेगी, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बोला, जिनके शरीर में एंटीबॉडीज बहुत अच्छे से बनेगी वो इन पैथोजन का छुटकारा कर देंगे, मार देंगे, मार डालेंगे साले, ठीक है, ऐसा मार देंगे। वो ऐसे बोलते साले को मार डालेंगे, ठीक है, तो मार देते बच्चों। यही बात समझ में? ऐसा मतलब यहां तक समझ में आया। अब सर सबके शरीर में तो एक जैसी जान नहीं होती है, सबका इम्यून सिस्टम तो अच्छा नहीं होता है। अगर सबका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता है तो फिर उनका क्या होगा? कुछ नहीं, वो जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, ठीक है। मतलब सर हम सबके शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है क्या? बिल्कुल, ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके पास परफेक्ट इम्यून सिस्टम हो, उसको कभी अस्पताल ही ना जाना पड़े। ऐसा कोई है क्या इस दुनिया के अंदर? बता दो यार, कोई है क्या? नहीं है,
कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब कहानी मत सुनाने लग जाना, सर वो हमारे चचा का लड़का है ना, उसका बहुत बॉडी बना हुआ है, वो बॉडी बनने के कारण जो है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा है सर। अरे ना रे ना, अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर को भी ढेर होते हुए देखा है कि नहीं, देखा है ना, जानता है कि नहीं, जानते हैं ना। तो अब बताइए जरा ध्यान से, जब हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहां हमारे लगाया जाता है इंजेक्शन। क्या लगाया जाता है बच्चों? या लंबा सा इंजेक्शन दिखा आपको, ये लंबा सा इंजेक्शन तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ दिया जाता है, ठीक है। तो भाई साहब जब एंटीबॉडीज ठीक से काम नहीं करते हैं, नहीं बनते हैं, तो हम लोग सहारा लेते हैं इंजेक्शन का, वैक्सीन का सहारा लेते हैं बच्चों। वैक्सीन बनाई जाती है, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे ये वैक्सीन आई थी वैक्सीन। क्या करते बताओ, इस दवाई के इसके अंदर जो है ये जो दवाई थी, ये कौन है? ये वैक्सीन है। ये कौन है बताइए ना, ये कौन है? ये वैक्सीन है। इस शीशी में कौन भरा हुआ है बताइए ना, इसमें वैक्सीन भरा हुआ है बच्चों, टीका, ठीक है। टीका टीका लगेगा, टीका हो, ठीक है। तो यहां पर जो है वैक्सीन भरा हुआ है, ठीक है सर, मामला समझ में आया। क्या करते हैं हम लोग, इस वैक्सीन के अंदर इस इंजेक्शन को घिचोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा दवाई ले ली हमने, उसके बाद डॉक्टर साहब काहे करते हैं पता है? आपके पिछवाड़े के अंदर इस इंजेक्शन को, इतने इंजेक्शन को घुसेड़ देते हैं। सर ये का हमारे इंसानों का इंजेक्शन तो नहीं लग रहा है, ये तो कोई भैंसवा का इंजेक्शन लग रहा है। अरे ठीक है, इतना बड़ा बनाया है आपने, ये हमारे इंसानों के लायक तो नहीं है सर, कोई कोई भैंसवा के लगेगा, ये तो जानवरों का इंजेक्शन है, ठीक है। अरे यार मजे ला रहा हूँ समझाने के लिए, मेरे को आपको ये सब नौटंकी करके आया, वरना छोटे से भी बना सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं तो ठीक है। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन क्या होता है? और वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट इनिशिएट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज। मतलब कि जो वैक्सीन है, जो टीका है, ये एक जैविक पदार्थ होता है जो एक विशिष्ट बीमारी के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू करता है, ठीक है। मतलब जो एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर कम बन रही थी, है ना, तो जैसे ही हम ये वैक्सीन को अपने ठोकते हैं, हाथ में ठोको या पिछवाड़े में ठोको, जैसे ही हम लोग उस वैक्सीन को ठोकते हैं बच्चों, वो वैक्सीन क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी प्रतिरक्षी को डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। ज्यादा से ज्यादा प्रतिरक्षी, ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है बच्चों। अब हमको पता है अगर ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बनेंगे तो वो तो फाइटर हो जाएंगे और दे धमाधम, ठीक है। और किसकी कुटाई करेंगे? जो पैथोजन हमारी बॉडी में घुसा, जो रोगजनक हमारी बॉडी में घुसे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साले गंदे गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर को खराब करने आए हो, ये एंटीबॉडीज जो है ये बोल के दट टूट पड़ता, एडिशुम ऐसे करके कुटाई कर देते हैं उसकी। आई समझ में बात? अरे बोलो बोलो, आई कि नहीं? आया समझ में? ठीक है सर, ठीक है सर, पूरी कैसेट समझ में आ गई है हमको, है ना। इसीलिए हम लोग जो है वैक्सीन लगाते हैं बच्चों, टीकाकरण करते हैं, ठीक है। कोई टेंशन हो तो बोलो यार, बोलो यार, बोलो यार, जल्दी से बोलो, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन आर जनरली वैक्सीनेटेड फॉर मेनी डिजीज लाइक पोलियो, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ऐसा हिंदी में सॉरी शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलेंगे, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस। बच्चों को आमतौर पर पोलियो के लिए, तपेदिक के लिए, ठीक है, चिकन पॉक्स के लिए और हेपेटाइटिस के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों, ठीक है, ऐसा। और एक और बीमारी होती है स्मॉल पॉक्स हैज बीन eradicated this way and currently the कोविड वैक्सीन इज डूइंग द सेम, है ना। और कोविड वैक्सीन जो है वो भी इसलिए आई थी, कोरोना में जो कोरोना वायरस था उसको निपटाने के लिए बच्चों, ठीक है, उसके लिए आई थी ये, है ना। कोई दिक्कत हो तो बोलो। चिकन पॉक्स वगैरह मैंने सब बीमारियां तो आपको समझाई दी, खैर सारी की सारी, ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत है बोलो यार, नहीं। अब आते हैं हम लोग इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी,
ठीक है बच्चों, तो चलो यहाँ तक का आपको मामला समझ में आया होगा। इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई साहब, अगर आपको जो है हमारा नोट्स लेना है बच्चों, ठीक है, अगर आपको नोट्स से पढ़ाई करनी है, कलरफुल अगर आपको नोट्स चाहिए, इस नोट्स की क्या खासियत है ध्यान से देखिए। नोट्स की खासियत देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल पास से देखिए, गले लगा लीजिए इसको। यही आपको जो रामबाण है बच्चों, बहुत सारी चीज में हेल्प करेगा। इसकी खासियत क्या है? एक तो ये कलर्ड नोट्स है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई है, एक तरफ हिंदी लिखी हुई है। इस इंग्लिश और हिंदी की वजह से जो है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या? क्योंकि बेचारे वो इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ते हैं, पर आज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आप भी हो सकते हो, ठीक है, ऐसे खूब सारे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश तो ले लेते हैं, पर उनको ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है थोड़ा समझ में कम आता है। और अगर वो इंग्लिश में लिखा हुआ ही समझ नहीं आएगा तो बेचारा सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, सब्जेक्ट तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा वो सब्जेक्ट, है ना। इसलिए जो है हमने क्या करा, इस इंग्लिश के बगल में हिंदी लिखी। सेम मैंने नोट्स में भी ऐसे ही करके दिया, इंग्लिश के बगल में हिंदी लिख के दी है आपको। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं इंग्लिश वाले, वो आपको समझ तो पड़ेगा कि हाँ भैया क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये नोट्स, मज़े की बात बताऊँ, ये नोट्स जो है बच्चों फ्री में मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं, फ्री 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 नोट्स है ये बच्चों, ठीक है। लेकिन 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 ये फ्री नोट्स किनको मिलते हैं? जो हमारे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जो हमारे से ऑफलाइन आकर पढ़ाई करते हैं उनको हम देते हैं, जो हमारे से ऑनलाइन आकर पढ़ाई करते हैं उनको हम देते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लास की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए है बच्चों, पूरे साल की ईयरली फीस बता रहा हूं मैं आपको, ये पूरे साल की फीस है बच्चों ये। इसमें हम लोग जो है आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, आपको हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, है ना। हम इसी फीस के अंदर आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं और साइंस भी पढ़ाते हैं, दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और पढ़ाते भी कैसे? ऐसे मज़ेदार तरीके से, एनिमेशंस के साथ में पढ़ाते हैं, मज़ा आता है, जल्दी जल्दी समझ में आता है बच्चों, बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, खूब मज़े ले लेके पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसा मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपको। इसके अलावा आपको नोट्स मिलेंगे, PDF फॉर्म में भी मिलेंगे और प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, जो मैं अभी आपको बता रहा था वो नोट्स भी मिलेंगे बच्चों, ठीक है। और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हमारी एप्लीकेशन पे डाउट सेक्शन है, वहाँ पर आप हमसे डाउट पूछ सकते हो। सारी एक्सरसाइज करवा कर देंगे, सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करवा कर देंगे। मतलब कि एक कोचिंग के अंदर जो जो काम होता है, एक बच्चे के लिए जो जो जरूरी है वो सब काम करके देंगे, और बहुत ही एफोर्डेबल फीस में बच्चों, बहुत अच्छी फीस के अंदर आपको ये सारी सुविधा देंगे बच्चों, ठीक है। ऐसे नहीं कि हर आए और मुंह उठाए और पढ़ा दिए, बहुत अच्छे से सिखाएंगे आपको सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सब कहाँ मिलेगा? आप डाउनलोड करें हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी आई कोचिंग ऐप को बच्चों, ठीक है। आप आई कोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लो, है ना। वहां पर आपको हमारा कोर्स मिलेगा, कोर्स को जाओ खरीदो, ठीक है। 999 में सब चीजें मिल जाएगी आपको, और अपनी पढ़ाई को आसान बनाओ, पूरे साल भर की पढ़ाई को आसान बनाओ बच्चों, ठीक है। अगर आपको मेरे से कुछ पूछना हो, ठीक है, या आपको एप्लीकेशन की लिंक नहीं मिल रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप मेरे को जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना बच्चों। क्या कर देना? व्हाट्सअप कर देना। आप कॉल भी कर सकते हो, पर अगर मैं क्लास में रहा तो कॉल नहीं उठा पाऊंगा, जानते हो आप, मजबूरी होती है। ज़्यादातर तो उठा लेता हूँ, पर क्लास में तो नहीं उठा पाऊंगा। तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे अगर कुछ लिख के भेजोगे ना, तो मैं आपको जो है जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसके पीछे आपको जवाब दे दूंगा, आपसे बात कर लूँगा बच्चों, ठीक है। ऐसा तो ये मेरे खुद के पर्सनल नंबर है, जाइए अपनी पढ़ाई को आसान बनाइए और धूम मचाइए बच्चों, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो देखो, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बच्चों, मिट्टी की उर्वरकता, मतलब उसके उपजाऊपने को बढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या बोला? देयर आर सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम that are present in the soil, generally in the roots of leguminous plant, that are capable of fixing the atmospheric nitrogen to enrich the soil with nitrogen
विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द यील्ड ऑफ द क्रॉप। ठीक है, सॉरी बच्चों, तो ध्यान से सुनो, क्या बोला, ये मिट्टी है, ये एक पौधा है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस पौधे के यहाँ पर, इसके जड़ों के यहाँ पे जो मिट्टी है, वहां पर आपको एक बैक्टीरिया नजर आएगा जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है इसका? राइजोबियम, है ना, हिंदी में भी लिख रखा है, पढ़ो आप। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम, ठीक है, तो ये राइजोबियम नाम है, जो मिट्टी में मौजूद होते हैं, मिट्टी के अंदर दिख भी रहे हमको। आमतौर पर फलीदार पौधों की जड़ों में जो नाइट्रोजन के साथ मिट्टी को समृद्ध करने के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने में सक्षम होते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पर लगे हुए रहते हैं? ये मतलब ये बैक्टीरिया किसके उसमें होते हैं? जड़ों में, ज़्यादातर फलीदार पौधे, है ना, जो लेग्यूम्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है, फलीदार जो भी पौधे होते हैं, है ना, उनमें, जिससे मिट्टी की उर्वरकता और फसल की उपज बढ़ जाती है। और ये क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर देते हैं ये, है ना। तो इसके बाद आता है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की सफाई। अब मैंने आपको बताया कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कोई जानवर मर गया है, ठीक है, तो उस जानवर के ऊपर जाके उसकी बॉडी को खाने लगते हैं, उसकी बॉडी को जो है डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बैक्टीरिया उसकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने की वजह से जो है, ये जानवर तो मर गया है, वो जानवर अपने आप खत्म हो जाता है ना। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होते तो वो जानवर यहीं धरती पर ही पड़ा रहता, फिर बहुत बदबू मारता, बीमारियाँ फैलाता। तो ये जो है कुछ बैक्टीरिया साफ सफाई करने का भी काम करते हैं, ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, है ना। इसके बाद आता है हार्मफुल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के हानिकारक उपयोग। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फायदे के साथ साथ नुकसान भी करते हैं। अब क्या क्या नुकसान करते हैं? अरे भाई, सबसे बड़ा नुकसान अभी देखा था कोरोना में, कोरोना वायरस कितना नुकसान कर दिया था, ठीक है। तो क्या बोला? दे कैन बी हार्मफुल इन न्यूमरस वे टू ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कॉज डिजीज, है ना। ये कई सारे बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है, बहुत सारी बीमारी फैला देते हैं। एज स्टेटेड द डिजीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन बाय द नेम ऑफ पैथोजेंस, है ना। और मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया है कि जो बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा अगर कोई बीमारी फैलती है तो उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं रोगजनक। क्या बोलते हैं? रोगजनक। इंग्लिश में बोलेंगे पैथोजन बच्चों, ठीक है, ऐसा रोगजन को या पैथोजन के नाम से जाना जाता है। तो ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, ऐसा। अब कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे देखो, क्षय रोग। क्षय रोग मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस, है ना, टीबी, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे टीबी। तो देखो क्या है, क्षय रोग फैलता किसकी वजह से, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है? जीवाणु से, ठीक है, दिख रहा है आपको? सही से दिख रहा है ना? इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रखी है मैंने, ठीक है। जीवाणु फैलाता है, बैक्टीरिया, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया फैलाता है, ठीक है। फैलता कैसे? वायु से फैलता है। टीबी कैसे फैलता है बच्चों? वायु से फैलता है। जिसको टीबी हो जाता है वो लगातार खांसता ही रहता है, खांसता ही रहता है, उसकी खांसी ही नहीं रुकती कभी भी, ठीक है, ऐसा। तो हवा के द्वारा फैलता है ये, है ना। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना। अब जिसको अगर टीबी हो जाती है तो उस व्यक्ति को दूर ही रखना चाहिए, बाकी सब लोगों से अलग रहना चाहिए भैया वो। क्यों? क्योंकि अगर उसको टीबी हो गई तो वो खांसेगा, अगर उसके आसपास कोई भी लोग आएंगे तो हवा के थ्रू जो है वो टीबी के जो वायरस है ना, जो भी जीवाणु है, टीबी के जो बैक्टीरिया है, सच्ची वायरस नहीं बोलना चाहिए, वो हम हर चीज़ को वायरस ही बोल देते हैं। टीबी का जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, अगर वो खांसेगा तो दूसरे लोगों में भी चले जाएगा, फिर दूसरों को भी टीबी करेगा। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है दूसरी बीमारी, खसरा, मिसेल्स, है ना, मीजल्स। ये वायरस के थ्रू फैलता है। वायरस मतलब इसका कारण है, वायरस फैलाता है इसको, और ये भी हवा के थ्रू ही फैलता है, ठीक है, ये भी हवा के थ्रू ही फैलता है। इसकी भी सेम कहानी है, दूर रहना चाहिए और टीकाकरण। चिकन पॉक्स जो है वो वायरस के थ्रू फैलता है ना, ये भी हवा के से ही इधर उधर इसका ट्रांसमिशन होता है, हवा के द्वारा ही फैलता है, ये भी, इसकी भी सेम कहानी है। पोलियो जो है वो वायरस के थ्रू फैलता है और हवा और पानी के थ्रू इसको फैलता है ये बच्चों, ठीक है, ऐसा। इसके बाद हेजा आता है। हेजा जो है वो बैक्टीरिया, अपना जीवाणु, बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, मतलब उसका कारण ये है, जीवाणु है ना। और फैलता किसकी वजह से? जल और भोजन से ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है बच्चों, ठीक है, ऐसा। बचाव क्या है इसके?
व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भाली भांति पक्के भोजन और उबला पेयजल एवं टीकाकरण, मतलब बढ़िया खाना पीना, रहन सहन अच्छा करो, है ना, अच्छा पका हुआ भोजन और सही साट खाना खाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो फैलता किसकी वजह से, कौन है उसका कारण, मतलब टाइफाइड को फैलाने का जीवाणु फैलाते हैं टाइफाइड को, बैक्टीरिया। फैलता कौन है टाइफाइड, जल से, पानी से फैलता है। मतलब आप देखना जब भी मौसम परिवर्तन का समय आता है उस समय पानी जो है वो भी बदलाव होता है ना, बारिश से पहले की टाइम, उस समय जो है पानी में बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें जब पानी में बदलाव होता है तो उस समय बहुत सारे लोगों को टाइफाइड बीमारी हो जाती है बच्चों, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उबाल के पियो पानी, और क्या है, पानी को उबला हुआ पानी पीना चाहिए, ठीक है, या फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए, आरओ वगैरह ये सब चीज़ें लगानी चाहिए घर में, है ना, ऐसा। या आप जो है पानी के अंदर राख डाल दो, राख डालने के बाद उस पानी को 20-25 मिनट तक रहने दो ऐसा का ऐसा ही। उसके बाद में आप उस पानी को 20-25 मिनट बाद उस पानी को आप यूज़ करो तो आपको ऑटोमेटिक उस पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह थे वो सब हट जाते हैं बच्चों उससे, ठीक है, ऐसा। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस क्या करता है, हेपेटाइटिस जो है उसको ये वायरस के थ्रू, ठीक है, उसके रोगजनक कौन है, उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वायरस है, पानी के थ्रू फैलता है, और इसका भी सेम कहानी, उबला हुआ पानी पीना चाहिए बचाव के लिए। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ ये मच्छर फैलाते हैं, इसको मच्छर के अंदर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ, और इसके लिए क्या करो, मच्छरदानी का यूज़ करो, ठीक है, ओडोमॉस वगैरह ऐसी जो जेल आते हैं वो लगा लो, या ऑल आउट वगैरह लगा लो, ठीक है। या सबसे मेन तो ये कि अपने आसपास जो है पानी जमा ही मत होने दो, क्योंकि पानी जमा होएगा तो मच्छर होंगे। जैसे गर्मी के टाइम पे कूलर वगैरह के अंदर पानी रह जाता है, फिर उसमें मच्छर बन जाते हैं, मच्छर के लार्वा आते हैं, फिर मच्छर बनते, फिर वो अपने को काटते हैं, फिर मलेरिया हो जाता है, ठीक है, ऐसा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी, ध्यान रखना है ना, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे ये सब, ठीक है। इसके बाद डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, है ना, जो जानवर होते हैं उसके अंदर भी बीमारियां होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही, सूक्ष्म जीव की वजह से ही, ठीक है। मेनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अ कॉज सर्टेन डिजीज इन एनिमल्स, एग्जाम्पल एंथ्रैक्स, फूट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। एंथ्रेक्स हो जाती है बीमारी, खुर तथा मुंह की बीमारी हो जाती है, मतलब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, सूक्ष्म जीव की वजह से इनको मुंह पे कुछ बीमारियां हो जाती है, इनके खुर जो इनके पैर होते हैं वहाँ बीमारियां होने लग जाती है, ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं। फिर पौधे में भी सेम कहानी है, पौधे जो है वो भी उसके अंदर जो है ऐसे सड़ जाते हैं, इस टाइप से उस पर धब्बे हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसा। पौधों में भी ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है और पौधा खराब हो जाता है। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बस, ठीक है। यहाँ मैंने आपको एक नोट्स के फॉर्म में और दे दिया है, पहले भी दे रखा है पर एक एक्स्ट्रा बता दिया आपको, एक बार और रिवाइज हो गया ये समझ लो, है ना। तो देखो, जैसे पौधों का रोग कौन है, जैसे नींबू कैंकर, क्या है, सिट्रस कैंकर, ये बीमारी है, किसकी वजह से होती है, जीवाणु की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से। फैलती कैसे है, वायु में, वायु की वजह से फैलती है, एयर की वजह से। गेहूं की रस्ट एक बीमारी है, रस्ट ऑफ व्हीट एक बीमारी है, पौधों में होती है, किसकी वजह से फैलती है, कवक, है ना, फंजाई, ठीक है, वायु और बीज इसको फैलाने का काम करते हैं। ऐसे भिंडी की पीत, येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ओकरा, भिंडी, है ना, कारण क्या है, वायरस फैलाता है, वायरस की वजह से होती है। और कीट जो है, कीट पतंग होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं वो फैलाते हैं इस बीमारी को, ठीक है, ऐसा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमको याद रखनी है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो यहाँ तक, नहीं। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, अगर आपने गलती से कुछ ऐसा उटपटांग खा लिया जिसके अंदर कोई फंजाई लगी हुई थी या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सड़ गई थी, अगर आपने उसको खा लिया, ठीक है, तो क्या होगा, उल्टी और दस्ते हो जाती है, हमको बहुत भयंकर तरीके से उल्टी और दस्त होना स्टार्ट हो जाती है। सबको हुई होगी जीवन में, फूड पॉइजनिंग सबको होती है ना, ऐसा। तो भैया फूड पॉइजनिंग की वजह से हमको उल्टी और दस्ते हो जाती है, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता है। मतलब अगर आपको उल्टी दस्ते होगी तो शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकलने की वजह से हमारे को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन की वजह से जो है हमारी बॉडी में वीकनेस आने लग जाएगी और तरह तरह की दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, फूड पॉइजनिंग कहलाती है ना। तो बस जो मैंने बोला वो यहाँ पर लिख भी रखा है, सेम कहानी यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। तो क्या है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब फूड पॉइजनिंग कैसे नहीं हो, क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब कि आप आपके फूड को जो है फ्रिज में रखो, अच्छे टाइट पैक्ड डब्बे में रखो, है ना। और ज़्यादातर कोशिश करो कि पुराना खाओ भी मत, ताज़ा ताज़ा लाओ,
ताज़ी सब्जियां लाओ, ताज़े फल लाओ और उसको उसी दिन कंज्यूम करो। अगले दिन फिर बाजार जाओ, फिर ताज़ा लाओ, फिर ताज़ी चीज़ें खाओ, फिर ख़त्म करो, फिर अगले दिन बाजार जाओ। ऐसे ही करना चाहिए, ताज़ी चीज़ें खाना चाहिए। और टाला पुरानी चीज़ें, बासी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। स्पेशली पैक्ड फूड नहीं खाने चाहिए, जिसमें जो थैली में डब्बों में आ रहे हैं ना बाजार में, वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत दिनों का भरा पड़ा हुआ है। और वो बहुत दिन का भरा पड़ा हुआ जब हम खाते हैं तो उसमें बीमारियां, उसमें फंगस लग जाती है, उसमें तरह तरह की चीज़ें लग जाती है, जिसकी वजह से जो है हम बीमार होते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसा। और ये भी बता दूं, उस फूड को अगर जैसे कोई सा एक फूड है जो एक दिन में ख़राब होना था, लेकिन उसको तो आपने पैकेट में डाल दिया, पैकेट में डाल के कंपनियां उसको बेच रही है ना, तो उस पर ज़रूर प्रिजर्वेटिव डाला गया है बच्चों। क्या डाला गया है उस पर प्रिजर्वेटिव, मतलब एक टाइप के केमिकल्स डाल दिए जाते हैं बहुत सारे। वो केमिकल क्या करते हैं, वो उस फूड को ख़राब होने से रोकते हैं। लेकिन जब उस फूड के ऊपर वो केमिकल तो है, अब उस केमिकल को जैसे ही हम लोग खाते हैं हमारा कल्याण हो जाता है, हमको कहीं ना कहीं बीमार करता है वो केमिकल, है ना, हमारे लिए नुकसानदायक होता है वो। ठीक है, इसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया, केमिकल वाली पूरी मेथड बता दी है ना। जनरली सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर यूज टू कंट्रोल देयर ग्रोथ एंड दीज आर टर्म्ड प्रिजर्वेटिव। एग्जांपल सॉल्ट इन पिकल्स, सोडियम बेंजोएट इन जैम्स, है ना। तो और अपने घर पे जो है, जैसे अपने मम्मी जो है ना, वो भी खाने को जैसे अचार बनाते हैं अपने, तो अचार जल्दी ख़राब ना हो उसके लिए जो है, उसके लिए क्या डाल दिया जाता है, उसमें सोडियम बेंजोएट डाल दिया जाता है, सॉरी नमक डाला जाता है। नमक जो है उसको अचार को जल्दी खराब नहीं होने देता है। ठीक है, ऐसे जो जेम्स वगैरह खाते हैं हम लोग, है ना, वो जेम्स के अंदर क्या डाला जाता है बच्चों, सोडियम बेंजोएट डाला जाता है। ठीक है, ऐसा। और अब हम लोग समझते हैं कॉमन सॉल्ट। नमक क्या होता है बताओ जल्दी से, नमक क्या है? अपने घर में नमक है, सबने खाया है। ठीक है, तो नमक जो एक तरीके से प्रिजर्वेटिव का काम कर सकता है, मैंने आपको बताया भी है ना। अचार के अंदर जो केरी है वगैरह उसमें डाल दिया जाता है ये। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ख़राब नहीं होने देता। तो क्या बोला, और ज़्यादातर ये मांस वगैरह, मछली वगैरह पे भी डाल दिया जाता है, ताकि मांस मछली जो है ये ख़राब ना हो। ठीक है, ऐसा। शुगर, चीनी भी डालते हैं। चीनी भी बहुत सारे खाने पीने की चीज़ों पर डाल देते हैं, जिससे जो है वो ख़राब नहीं होता है खाना पीना, है ना, ऐसा। जैसे जेम पे डाल देते हैं, जेली पे डाल देते हैं, इन सब में चीनी डाली जाती है बच्चों। ठीक है, जो क्या करती है चीनी, सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए नमी को कम करता है। ठीक है, ऐसा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप नहीं होने देती है चीनी। हालांकि ये चीनी जो है अपने आप में बहुत बड़ी बेकार चीज़ है हम सब खाते हैं चीनी, लेकिन ये जो शुगर है ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है हमारे शरीर को। तो जितना कम मात्रा में आप इसको यूज़ करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा ही होगा। ठीक है, ऐसा। इसके बाद आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, गर्मी और सर्दी का इलाज। अब जैसे दूध है, अगर दूध को हम लोग गर्मी का टाइम है, अगर आप दूध को गर्म करके रख दोगे, ठीक है, दूध को जैसे ही आपने गर्म करके रखा, है ना, तो वो दूध फटता नहीं है। ऐसे तो होता था पहले, फ्रीज नहीं होता था, तो घर वाले जो है एक दूध को 2-3 बार दिन भर में गर्म करते थे, उसको गर्म करके रख देते थे, तो वो नहीं फटता था बच्चों। ठीक है, आजकल तो सबके पास फ्रीज है ना, ज़्यादातर लोगों के पास तो है ही सही, है ना। और या फिर जो है आप आपके खाने को जो है लो टेम्परेचर पे रख दो, जैसे फ्रीज के अंदर रख दो, ठंडी जगह पर रख दो, तो वो खाना ख़राब नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ऐसा। तो क्या क्या बोला, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू बॉयल मिल्क इन ऑर्डर टू स्टोर इट, है ना। मतलब कि पहले जो है नॉर्मल दूध को स्टोर करने के लिए उबालना एक आम बात है, सबको पता है, दूध को गर्म करते हैं, है ना। दूध को गर्म करने में उसमें मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने की विधि पाश्चुरीकरण कहलाती है ना। क्या कहलाती है बच्चों, दूध को जब हम गर्म करते हैं और गर्म करके उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो उसके सूक्ष्म जीव है ना, उन सबको हम लोग मार देते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं बच्चों पेस्चराइजेशन, है ना, पाश्चुरीकरण बोलते हैं बच्चों इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेस्चराइजेशन, पाश्चुरीकरण क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये आता है क्वेश्चन, है ना, ऐसा। तो कुछ भी नहीं है, गर्म करके जो उसके जीवाणु है उनको ख़त्म करना, ठीक है, पाश्चुरीकरण कहलाता है। ठीक है, इस तरह कम तापमान पर भोजन का भंडारण भी इन रोगाणुओं के विकास को रोकने में, कम टेम्परेचर में रख दो, फ्रीज वगैरह में रख दो, है ना। फ्रीज के अंदर रखोगे तो खाना ख़राब नहीं होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। ठीक है, ऐसा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपन वैसे भी जानते ही हैं इसको, है ना। उसके बाद और क्या क्या है, जैसे ऑयल है, विनेगर है ना, तेल है और सिरका है। अब ऑयल विनेगर क्या करता है बताओ, देखो ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो यूज्ड कॉमनली एज, है ना, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन सच कंडीशन, दिस इज वाइडली यूज्ड इन
मेकिंग पिकल्स। जैसे हम लोग जो है अचार के अंदर ऑयल डाल देते हैं, विनेगर मतलब सिरका डाल देते हैं, जो इस अचार को ख़राब नहीं होने देता है बच्चों। अचार को हम लोग पूरे साल भर खाते हैं, 6 महीने तक खाते हैं अचार, ठीक है ऐसा। तो ये भी बचा के रखता है अचार को, है ना। अब आता है बच्चों नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ने से, इसको हम पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों, ठीक है। आपको अगर मेरे नोट्स वगैरह चाहिए, है ना, प्रिंटेड नोट्स चाहिए, तो आप लोग जो है मेरी लाइव क्लास, ये प्रिंटेड नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ बच्चों में, है ना। आपको कोरियर कर दूंगा, आप कहीं के भी हो, आप बिहार के हो, राजस्थान के हो, कोई सी भी जगह के हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, साफ सुथरी बात में, ठीक है। उन दोनों को जो है ये नोट्स हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई है और एक तरफ हिंदी लिखी हुई है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो बहुत, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों की भी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है, ठीक है ऐसा। किसको मिलती है ये? जो हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करता है ना। हमारी लाइव क्लासेस की प्राइस सिर्फ 999 रुपये है पूरे साल भर की, पूरे साल भर की प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको ये, है ना। जिसके अंदर हम लोग जो है मैथ्स भी पढ़ाते हैं और साइंस भी पढ़ाते हैं, दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है। जिसमें आपको लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, है ना। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही मिलेगा। और आपको जो है नोट्स मिलेंगे, नोट्स जो है वो पीडीएफ भी मिल जाएगी उसकी, और प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, दोनों ही मैं आपको दे दूंगा बच्चों, ठीक है। और सारे डाउट सॉल्व करवाएंगे हम लोग, सारे डाउट सॉल्व करते हैं, पूरी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करा के देते हैं। मतलब एक आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी काम हो रहा है, बिल्कुल एक कोचिंग ही है ये, सारी चीज़ें आपको, सब चीज़ें जो है हम लोग खुद करवा के देते हैं और आपकी तैयारी को आसान बनाते हैं बच्चों, ठीक है ऐसा। कहाँ मिलेगा? आप हमारी एप्लीकेशन आई कोचिंग को डाउनलोड करिए, है ना, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो बच्चों, ठीक है ऐसा। अभी तो शुरुआत है, नया समय है ना। 1000 रुपये मात्र साल भर की पढ़ाई, साल भर में 1000, और एनिमेशन वो इस तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चों में आपको, ठीक है। तो जल्दी से अपनी तैयारी को चालू कर दो, है ना, फटाफट चालू करो इन सब चीज़ों को, है ना। और हाँ, अगर आप लोगों को जो है मेरे नंबर चाहिए, मैं बता दूं, अगर आपको मेरे से कुछ पूछना हो, बातचीत करनी हो, है ना, या कुछ भी आपको जानकारी लेनी हो, तो आप मेरे को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये मेरे नंबर हैं, है ना। चलो मिलते हैं हम लोग अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब समझते हैं बच्चों हम लोग नाइट्रोजन साइकिल को, है ना, नाइट्रोजन चक्र को। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर ये, है ना, कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। देखो पढ़ो, पहले तो डेफिनेशन पहले पढ़ लेनी चाहिए, फिर समझेंगे तो हमको डेफिनेशन आसान लगने लग जाती है ना। तो क्या बोला? द नाइट्रोजन साइकिल कैन बी डिफाइंड एज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ सर्कुलेटिंग द नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर थ्रू सॉइल, ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द एटमोस्फियर। क्या कहने का मतलब ये है? कहने का मतलब इतना सा है, इस पूरी डेफिनेशन का सार समझो आप, कि भैया ये एटमोस्फियर है। क्या है ये? एटमोस्फियर है। एटमोस्फियर को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं बच्चों? वायुमंडल। इस वायुमंडल से नाइट्रोजन जाती है किस किस के पास? अगर मैं आपको शॉर्टकट में बोलूँ तो किस किस के पास में जाती है? देखो, वायुमंडल से नाइट्रोजन हमारे जो है सॉइल में मिलती है, ठीक है। सॉइल के बाद ऑर्गेनिज्म, जो जीव होते हैं, उनके पास जाती है, ठीक है। और सॉइल हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, इन पे जाती है, और फिर ये कुछ कुछ करते हैं और वापस इनसे इसमें चली जाती है। शॉर्टकट में अगर हम बोले तो एटमॉस्फेयर से सॉइल में जाएगी, सॉइल या ऑर्गेनिज्म में जो जीव वगैरह मिट्टी है उनमें जाएगी, यहाँ से वापस इसमें चली जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हमारा नाइट्रोजन साइकिल। शॉर्टकट में, ये बहुत शॉर्टकट रूप बताया मैंने, होता कुछ और है, अभी बताऊंगा, पूरी प्रोसेस समझनी पड़ेगी हमको, पर एक अपने दिमाग में डेफिनेशन तो बैठ जाए कि हाँ हो क्या रहा है ना, इसलिए ऐसा किया है। तो पढ़ो क्या बोला? नाइट्रोजन चक्र को वायुमंडल में नाइट्रोजन को मिट्टी और जीवों, है ना, वायुमंडल में वापस प्रसारित करने की जैव रासायनिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। कहने का मतलब, यहाँ से वायुमंडल से नाइट्रोजन जो है ना, वो सॉइल और मिट्टी और जीवों में जाएगी, और ये वापस से इस नाइट्रोजन को फिर से एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में भेज देंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों नाइट्रोजन साइकिल, है ना, इसको नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया है कि हो क्या रहा है ना।
अब देखो ये होता कैसे, इतना आसान भी नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझना है ना, कि ये सब चीज़ें हो कैसे रही है। तो देखो क्या होता है, हमारे वायुमंडल के अंदर खूब सारी नाइट्रोजन दिख रही, ये आपको एनिमेशंस बना रखे मैंने, ये खूब सारी नाइट्रोजन है बच्चों, ठीक। अच्छा, अब क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होती है, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन आप सबको पता है N2 की फॉर्म में होती है। कैसी होती है? N2 की फॉर्म में होती है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग नाइट्रोजन को, कैसे? N और फिर 2, इस तरीके से N और 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, N2 मतलब 2 N है, तो ये 2 N लिख दिया, ठीक है। और इनके बीच में बॉन्ड होते हैं बच्चों, ये जो 2 N है ये आपस में किसी तरीके से तो जुड़े हुए होंगे ना, दो लोग आपस में किसी न किसी रिश्ते से तो जुड़े हुए रहते ही रहते कि नहीं रहते। ऐसे ही ये दोनों नाइट्रोजन जो है ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं बच्चों, त्रिबंध से जुड़े होते हैं, 3 डंडी लगी होती है इनके बीच में, ठीक है। ऐसा फेविकोल का जोड़ है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। आई बात समझ में? ऐसा अभी मेरे को पता है आप लोगों के लिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये है नहीं, अभी हम 8th क्लास में है ना, 8th क्लास के अंदर, इसलिए हमको ये सब नहीं पता, पर एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको कि ऐसे 3 डंडे होते हैं, उनसे जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे समझ लो अभी तो आप बस, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो मैंने इसीलिए जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना दिया है ना, ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रही, एक नाइट्रोजन, ये आपस में जुड़ी हुई रहती है, दोनों आपस में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, इन 3 डंडियों की वजह से ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं इसको। अब क्या होता है, जैसे ही कोई बिजली कड़कती है बच्चों, ध्यान से समझना, जैसे ही बिजली चमकती है, देखो फिर से देखो, जैसे ही बिजली कड़केगी, ठीक है, वो बिजली क्या करती है, इस बॉन्ड को तोड़ देती है बच्चों, ब्रेक कर देती है। देखो ये बंद टूट गया है, अब ये बॉन्ड जो है वो टूट गया है, टूटने की वजह से नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन अलग अलग हो जाते हैं, जुदा जुदा हो जाते हैं, नाइट्रोजन फ्री हो जाती है बच्चों, ठीक है। जहां पहले ये नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में थी, N2 ये दोनों एक साथ थे, जैसे ही बिजली कड़केगी ये नाइट्रोजन अलग हो जाएंगे, नाइट्रोजन यहाँ से अलग हो गए, हुए कि नहीं हुए बताओ? हो गए ना, दोनों नाइट्रोजन अलग अलग हो गए, ठीक है सर। अब ये जो नाइट्रोजन अलग हुए हैं, समझना इस बात को, है ना, ये जो नाइट्रोजन अलग हुए हैं ये मिल जाते हैं किसके अंदर, मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, या बहुत सारे जो अपने ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जाकर मिल जाते हैं ये, ठीक है। अच्छा तो पढ़ो, द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर कैन नॉट बी कंज्यूम बाय प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली। अब क्या है, जो नाइट्रोजन हवा में आ गई है, एटमॉस्फेयर में आ गई है ना, उसको कोई सा भी प्लांट्स हो गया, जैसे कोई सा पौधा हो गया, या कोई एनिमल हो गया, जंतु हो गया, या हम खुद इवन, है ना, हम जो है उसको जो है डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली उसका उपभोग नहीं कर सकते बच्चों, है ना, डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी प्लांट उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है। तो फिर कैसे यूज़ करता है, समझो। This nitrogen needs to be converted to nitrogenous compound by some bacteria in the soil. डायरेक्ट तो नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया और सॉइल की वजह से, है ना, जो कुछ बैक्टीरिया जो कहाँ होते हैं, मिट्टी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को जो है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर नाइट्रोजन यौगिक कौन सा है, तो मैं बताता हूँ आपको। आपने नाम सुना है अमोनिया का, अमोनिया का नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है, ये अमोनिया हो गया, इसका फॉर्मूला है NH3 अमोनिया। तो ये है नाइट्रोजनियस यौगिक कंपाउंड, नाइट्रोजनियस कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रोजनी यौगिक है ये। एक और एग्जांपल बताता हूँ, ये वाला तो सुना ही होगा आपने, ठीक है, यूरिया। यूरिया बच्चों, यूरिया खाद बिकता है बाजार में, यूरिया जब भी आता है लाइनें लग जाती है, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला बताऊं आपको, ठीक है, NH2CONH2, ये फॉर्मूला होता है। परेशान नहीं होना, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है अपने को, कुछ फॉर्मूले याद नहीं करने, ये तो मेरे को आपको समझाना है ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो जैसे ये अमोनिया है, ठीक है, जैसे हमारे ये यूरिया है, देखो अब इस यूरिया के अंदर जो है इसमें भी नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ऐसा, इसमें भी नाइट्रोजन दिख रहा है। तो ये सब के सब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है बच्चों, है ना, ये सारे के सारे नाइट्रोजनी यौगिक है। तो नाइट्रोजनी यौगिक और कुछ नहीं होते, ऐसे यौगिक जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है वो नाइट्रोजनी यौगिक कहलाते हैं, सिंपल
सी बात है ना। ऐसे यौगिक जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है वो नाइट्रोजनी यौगिक कहलाते हैं। कौन है एग्जाम्पल? जैसे अमोनिया हो गया और यूरिया हो गया, ठीक है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाना है, इसलिए मैंने ये सब लिखा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इतना तो ध्यान रखो कि कौन कौन है, जैसे अमोनिया हो गया और यूरिया हो गया, ये नाम तो ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। इतना तो याद होना भी चाहिए अपने को, नॉर्मल सी चीज़ है ये, ठीक है। तो उसके अंदर ये कन्वर्ट करते हैं, और कौन कन्वर्ट करता है बताओ जरा? नाइट्रोजन को, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनस कंपाउंड, इसमें कौन कन्वर्ट करता है? इसके अंदर कौन कन्वर्ट करता है? कौन कन्वर्ट करता है? बैक्टीरिया। कौन कन्वर्ट करता है बच्चों? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कहाँ होते हैं? सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये किस में होते हैं? सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब इतना समझ में आया है अभी तक तो पूरी कहानी अगर हम समझे तो ये समझ में आया है कि हवा के अंदर N2 था, है ना, N2 था, बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन अलग हो जाते हैं, और वो नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली, है ना, कोई भी पौधा हो गया, ठीक है, कोई सा भी जीव हो गया, उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता है। तो फिर क्या होता है कि जो मिट्टी के बैक्टीरिया होते हैं वो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंदर, इसके अंदर कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को जो है, कोई पौधा हो गया जैसे प्लांट है ना, जो या जो कोई जीव हो गया, वो इसका उपयोग कर लेते, इसका उपभोग करते बच्चों, इसको कंज्यूम करते हैं वो, ठीक है। अच्छा, मतलब प्लांट किसको कंज्यूम करते हैं? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को। इसीलिए तो आप देखो फसल जब उगाते हैं हम लोग, जब हम पौधे उगाते हैं या फसल उगाते हैं खेतों के अंदर, तो उसमें क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों बताओ जरा? उसके अंदर हम लोग यूरिया डालते हैं। आई बात समझ में? तो आपको समझ में आया होगा कि अच्छा ठीक है क्या कहना चाह रहे हैं ना। तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को जो है इसको यूज करते हैं कौन? प्लांट यूज कर लेते हैं इसको अब, ठीक है, यूज्ड बाय प्लांट। इसका उपयोग कौन करता है? प्लांट कर लेते, पौधे करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, सब समझ में आया है यहाँ तक तो, है ना। आगे सुनना, देखो अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार फिर पीछे ले जाओ, तसल्ली से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार तो हम मेहनत करेंगे ना देखने की, नहीं करेंगे क्या? ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया है ना। दिस कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय द प्लांट्स and when the animals feed on them they get that। कहने का मतलब क्या है? जब पौधा उस नाइट्रोजनियस कंपाउंड के थ्रू नाइट्रोजन को अपने अंदर ले लेता है, कहाँ से लेता है? मिट्टी के थ्रू ले लेता है ना। अब नाइट्रोजन किसके अंदर आ गई है? पौधों के अंदर आ गई है, ठीक है। पौधों को जब हम इंसान हो गए या जानवर हो गए, जब हम उस पौधों को खाते हैं ना, सब्जियों के रूप में खाते ना, जैसे ही हम उस पौधे को खाते हैं वो नाइट्रोजन हमारे शरीर में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंचती है? हमारे शरीर के अंदर जो है वो नाइट्रोजन पहुंच जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो समझ गए आप कि हाँ सर हमारे शरीर के अंदर वो नाइट्रोजन पहुंच गई। अब क्या होता है कि जब भी वो पौधा मरता है ना, मरेगा तो सही हो, ठीक है, जब भी वो पौधा मरता है तो उसमें से जो है नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। जहां से वो आई है वापस वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। पर इतना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझना है, इसके पीछे की प्रोसेस समझना है। तो मैं बहुत शॉर्टकट में बोल रहा हूँ आपको। देखो हमारा जो पौधा है, जो प्लांट है, ठीक है, जो पौधा है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? उसमें नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कौन? जैसे कि अमोनिया है, ठीक है, यूरिया है, वो होते हैं उसके अंदर। मैंने आपको बताया अभी सही, अभी क्या है? अमोनिया है, ठीक है, यूरिया है, ये होते हैं उसके अंदर, ठीक है, अमोनिया है, यूरिया है, यहाँ तक समझ में आया। अब वो पौधा मरा, वो पौधा अगर मरता है, ठीक है, या हम इंसान के अंदर भी देख लो आप, ठीक है, हमारे इंसान की अभी अलग से समझा दूंगा, पहले पौधे की समझ लो, ठीक है। जब पौधे के अंदर जो है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ गई है ना, उसने ले लिए। अब क्या होता है? ये पौधा मरा। जब ये पौधा मरता है तो क्या होता है पता है आपको?
बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया तो है ही सही, कहाँ पर है बैक्टीरिया? मिट्टी के अंदर है, सॉइल के अंदर बैक्टीरिया है। कहाँ पर है बैक्टीरिया? मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया है, सॉइल के अंदर बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को, ये जो अमोनिया यूरिया दिख रहा है, इसको वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे? नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, ठीक है, ऐसा। और ये नाइट्रोजन जो है ये वायुमंडल में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब समझना, जो भी हमारे पास नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, है ना, ये किस में है? पौधे के अंदर है, ठीक है, पौधे ने, क्योंकि पौधे के अंदर आ चुका है ये। अब जब पौधा मरेगा तो क्या होगा, यहाँ पर उस पौधा जब मरता है तो मिट्टी में मिलता है पौधा, ऑब्वियस सी बात है, हम सब मिट्टी में मिल जाने एक बार, है ना, ऐसा। तो पौधा मिट्टी में मिलेगा। अब उस मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। कौन होते हैं बच्चों उस मिट्टी के अंदर? बैक्टीरिया होते हैं। कहाँ पर होते हैं? सॉइल में, मिट्टी के अंदर होते हैं। तो जैसे ही ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस अमोनिया को जो है वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इस अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये नाइट्रोजन जो है वापस से उड़कर हवा में चली जाती है, गैस बन गई ना, तो ये एटमॉस्फेयर में वापस से चली जाएगी। कहाँ से आई थी ये? एटमॉस्फेयर से आई थी, एटमॉस्फेयर में ही चली गई, बात खत्म, ठीक है। दूसरी बात, ये तो हो गई पौधों की। अब हम हमारे इंसानों की बात करते हैं या जानवरों की बात करते हैं, ठीक है। एनिमल की बात करो, है ना, एनिमल मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? जानवरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जानवर, है ना, या इंसान की बात कर लो आप, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। अब देखो, हमने उन पेड़ पौधों को खाया था, ठीक है, ऐसा। तो हमारे शरीर के अंदर भी अमोनिया और यूरिया आ गया है बच्चों, ठीक है, अमोनिया और यूरिया हमारे शरीर में आ गया है, वो पेड़ पौधों को खाने की वजह से आ गया। अब क्या होता है, जब हम लोग सुसु करते हैं, जब हम लोग पोटी करते हैं, है ना, तो खाना खाएंगे तो सुसु पोटी आएगी, सही, ठीक है। तो जब हम लोग सुसु पोटी करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है ना, कि भैया ये जो नाइट्रोजन और जो यूरिया है वो हमारे सुसु और पोटी के थ्रू जो है कहाँ पर चली जाती है? मिट्टी के अंदर चली जाती है बच्चों। कहाँ चली जाती है? मिट्टी में चली जाती है, मिट्टी में मिल जाएगी वो, ठीक है, ऐसा, है ना। कैसे गई? जब हमने सुसु किया, ठीक है, या पोटी किया, तो उसके थ्रू जो है वो अमोनिया और यूरिया बाहर निकल जाते हैं, है ना, और वो मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, मिल गए सर, मिट्टी के अंदर आ गए वो। अब यहाँ से क्या होता है, इस मिट्टी के अंदर जो है ना, ये जो मिट्टी है इसके अंदर होते हैं बैक्टीरिया। कौन होते हैं बच्चों? इस मिट्टी के अंदर होते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु, है ना, हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको? जीवाणु। इसमें होते हैं जीवाणु। ये मिट्टी के जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, इस अमोनिया और यूरिया को दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें? ये जो अमोनिया है, ठीक है, ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, किसमें? नाइट्रोजन के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये नाइट्रोजन वापस से किसमें चली जाती है? एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल के अंदर चली जाती है। किसमें चली जाती है बच्चों? वायुमंडल के अंदर चली जाती है, ऐसा, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल, ऐसा। 100 बात की एक बात बता दूं मैं आपको, 100 बात की एक बात, होता कुछ नहीं है, वापस से सुन लो, तसल्ली से सुनेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? हवा है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है। कौन होता है बच्चों? एटमॉस्फेयर के अंदर N2 होता है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एटमॉस्फेयर के अंदर N2 होता है, ठीक है। कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल के अंदर N2 होता है। जब बिजली कड़कती है ना, जब बिजली कड़केगी थंडर आएगा, ठीक है, थंडर स्टॉर्म मतलब बिजली, जब बिजली कड़कती है तो ये N2 कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन में, N में। और ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये किस में चली जाती है बच्चों? ये नाइट्रोजन जो है मिट्टी के अंदर चली जाती है। किस में चली जाती है? ये मिट्टी में, ऐसे समझ लो आप, ठीक है, मिट्टी में चली जाती है। लेकिन मिट्टी के अंदर ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहती, है ना। कौन से फॉर्म में रहती है? ये अमोनिया, ठीक है, यूरिया, इस फॉर्म में रहती है,
अमोनिया हो गया, यूरिया होगी, इस फॉर्म के अंदर रहती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब मिट्टी के अंदर अमोनिया और यूरिया है ना, अमोनिया और यूरिया है, और कौन कन्वर्ट करता है इस नाइट्रोजन को अमोनिया यूरिया में? बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ऐसा। तो अल्टीमेटली अमोनिया और यूरिया को यूज करते हैं, है ना। अमोनिया और यूरिया जो है वो यूज होती है बच्चों, किसके थ्रू होती है? पेड़ पौधों के थ्रू। प्लांट, हमारे जो पौधे होते हैं वो इसको यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पौधों के अंदर कौन आ गया? पौधों के अंदर आ गई है अमोनिया यूरिया। ठीक है, अब जब ये प्लांट मरते हैं, जब ये मर जाते हैं, ठीक है, जब ये मरते हैं तो वापस से जो है ये अमोनिया यूरिया किस में चली जाती है? सॉइल में। कौन सी फॉर्म में? इसके अंदर। ठीक है ना, इसके अंदर चली जाती है। अब ये जो सॉइल है ना, जिसमें अमोनिया और यूरिया है, ठीक है, इसमें फिर बैक्टीरिया होते हैं वापस से। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस अमोनिया यूरिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये नाइट्रोजन वापस से उड़कर हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ऐसा। ठीक है, तो बस ये प्रोसेस है यहाँ पर, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यही मैंने यहाँ सब समझा भी रखा है आपको। और ये नाइट्रोजन साइकिल है बच्चों। ठीक है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ना। वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है कहाँ से? तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मतलब तड़ित मतलब बिजली के थ्रू जो है वो टूट जाती है, फिर यहाँ से वो मिट्टी में चली जाती है। मिट्टी में मैंने अभी जो समझाया मैं बता देता हूँ आपको। ये N2 है, ठीक है, जब बिजली कड़केगी तो वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो किस में जाएगा? मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक, जैसे कि अमोनिया हो गया, है ना, यूरिया हो गया, है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया और यूरिया में। ठीक है, ऐसा। तो ये अमोनिया और ये यूरिया इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, अच्छा, फिर देखो आप अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो गया। अब ये अमोनिया यूरिया को उसमें और बैक्टीरिया होते हैं, वो वापस से देखो यहाँ लिख भी रखा है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजनी यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, है ना। मतलब ये बैक्टीरिया है यहाँ पर, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? वो वापस से उसको गैसीय नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे, फिर से गैसीय नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हुआ? नाइट्रोजन था, है ना, नाइट्रोजन एन में कन्वर्ट हुआ, इसने जो है वापस इसने जो है मिट्टी में भेजा, मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, उसने इसको अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। ये बैक्टीरिया वापस से जो है ये अमोनिया यूरिया जो है फिर बैक्टीरिया से मिलेंगे, बैक्टीरिया इसको वापस से नाइट्रोजन वापस से गैस में कन्वर्ट कर देगा। ये एक बात समझ में आ गई। दूसरी, ये N2 है, N2 क्या करता है? देखो इधर, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले शैवाल द्वारा स्तरीकरण, है ना, मतलब कि वापस से इधर बैक्टीरिया वगैरह से मिलेंगे, बैक्टीरिया से मिलने की वजह से नाइट्रोजन मिल जाएगी N। फिर यहाँ से जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलना, यहाँ से भी वही होता है, वही अमोनिया यूरिया बनती है ना। फिर वो मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी में मिलकर मिट्टी में फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो वापस से भेज देते हैं बच्चों उसको। ठीक है, ये एक और बात हो गई। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि मिट्टी को जो है, मिट्टी में जो पौधे वगैरह होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? इस अमोनिया यूरिया को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, और खाने की वजह से जो है पौधे उसको अपने अंदर ले लेते हैं। फिर इंसान जब उसको खाते हैं, कोई एनिमल खाता है, तो इसके अंदर चली जाती है वो नाइट्रोजन। फिर एनिमल से जब वो एनिमल सुसु पोटी करता है तो वो नाइट्रोजन वापस से बाहर निकलती है ना, वो अमोनिया यूरिया में होती है। फिर अमोनिया यूरिया को बैक्टीरिया वापस से डिकम्पोस्ट कर देते हैं और वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस नाइट्रोजनी साइकिल कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ अपना चैप्टर होता है खत्म। अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बच्चों, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के अंदर। बाय बाय।